Good evening, everyone. I'm speaking Meher Anis from the platform of Cambridge Services Academy. करंट अफेयर्स सीरीज से कंसर्निंग आज हमारा 6th लेक्चर है। हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है हाइब्रिड वॉरफेयर। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा व्हाट इज फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, और इससे कंसर्निंग मैं हिस्टोरिकल ओवरव्यू लूँगा। ठीक है, कि थ्रू डिफरेंट एजेस हमने या इंसान ने अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए किन किन टूल्स का यूज़ किया, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम किस तरह आज फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के फिनोमिनन से गुजर रहे हैं। और उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा व्हाट इज़ हाइब्रिड वॉरफेयर, और फिर इसके बाद जो है हाइब्रिड वॉरफेयर को लिंक करेंगे केस स्टडी के साथ इसको समझने के लिए। ठीक है, और इसमें फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डिफरेंस बिटवीन फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर एंड हाइब्रिड वॉरफेयर, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर और हाइब्रिड वॉरफेयर, ये आपस में बहुत मिलते जुलते कॉन्सेप्ट हैं। और स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जो है वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है, और हाइब्रिड वॉरफेयर का कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है। और इसी तरह जो है वो अपने करंट अफेयर के पेपर में या जो है ऐसे के पेपर से कंसर्निंग अगर कोई इस तरह के स्टेटमेंट आए, तो वो हाइब्रिड वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट फिफ्थ जनरेशन में लिखाते हैं, फिफ्थ जनरेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो हाइब्रिड वॉरफेयर में लिखाते हैं। तो इस कंसेप्चुअल जो थोड़ा सा उलझन है, इसको हम थोड़ा सा जो है वो सुलझाने की कोशिश करेंगे कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर और हाइब्रिड वॉरफेयर में डिफरेंस कहाँ पर है, ठीक है, और सिमिलैरिटीज कहाँ पर है। इन चीज़ को हम ज़रा एक केस स्टडी से लिंक कर लेंगे ताकि हमें जो है वो रियल लाइफ एग्जांपल से इस चीज़ को समझना आसान हो। इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हैंडफुल थेटिकल इंटरप्रिटेशन कंसर्निंग हाइब्रिड वॉरफेयर से कंसर्निंग टू थेरीज डिस्कस करूंगा। पहली थ्योरी में आपके साथ डिस्कस करूंगा ग्लोबल डोमिनेंस थ्योरी ऑफ मैकेंडर। ठीक है, उसमें जो रिमलैंड और हार्टलैंड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और इसको डिस्कस करूंगा ताकि आपको जो है वो फिफ्थ जनरेशन और हाइब्रिड वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ सके। और इसी से कंसर्निंग अगर आप ग्लोबल डोमिनेंस थ्योरी वैसे भी पढ़ते हैं, तो ये जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है ग्लोबल डोमिनेंस थ्योरी का, ये आपको आपके इंटरनेशनल रिलेशन के पेपर में, ठीक है, और इसी के अलावा जो है आपका करंट अफेयर्स का कोई भी जो है वो क्वेश्चन जिसमें ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात हो रही है, तो ये थ्योरी आपको बहुत जो है वो हेल्प करती है। इसी तरह वार्डन्स फाइव रैंक थ्योरी देखेंगे कि वार्डन्स की फाइव रैंक थ्योरी जो है वो ये क्या कहती है कि एक जो हाइब्रिड वॉरफेयर को कितनी सक्सेसफुल से जो है वो लड़ा जा सकता है। इसको रिलेट करेंगे अपने हाइब्रिड वॉरफेयर के कॉन्सेप्ट के साथ, और उसके बाद जो है वो एक केस स्टडी जो मैंने आपके साथ आगे डिस्कस किया ताकि इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकें हम, यानी कि रियल लाइफ एग्जांपल पाकिस्तान से कंसर्न एक केस स्टडी देखेंगे जिससे ये चीज़ें हमें मज़ीद अच्छी तरह समझाएंगी। और उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा व्हाट आर द टूल्स टू वेज हाइब्रिड वॉरफेयर। हाइब्रिड वॉरफेयर को लड़ने के लिए कौन से टूल्स और टैक्टिक्स का जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, उन टूल्स को वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करेंगे ताकि हमें जो है वो हाइब्रिड वॉरफेयर और फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझा सके। उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर, कि हाइब्रिड वॉरफेयर के ऑब्जेक्टिव क्या है, मकासद क्या हैं। ठीक है, इनको हम इन डिटेल देखने के बाद फिर इन सभी चीज़ों को देखने के बाद फिफ्थ जनरेशन और ये थेरी थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन और ये ऑब्जेक्टिव टूल्स और केस स्टडी देखने के बाद हम देखेंगे कि हाइब्रिड वॉरफेयर के पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, या इसको लिंक करेंगे स्पेसिफिकली टू पाकिस्तान, और देखेंगे कि हाइब्रिड वॉरफेयर से इम्पैक्ट्स ऑन पाकिस्तान के हाइब्रिड वॉरफेयर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट कर रही है। ठीक है, उसके बाद जो है हम ये जो इम्पैक्ट्स हैं इनके रेमेडियल मेजर्स को देखेंगे कि इन जो है वो इस हाइब्रिड वॉरफेयर का जो फिनोमिनन, ये वॉर जो लॉन्च है पाकिस्तान के ऊपर, इसको हम किस तरह जो है वो कॉम्बैट कर सकते हैं, या हम कौन सी स्ट्रेटजीज को अडोप्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप कह लें वे फॉरवर्ड्स की तरफ हम आगे मूव ऑन करेंगे।
तो स्टार्ट करते हैं अपने जो है वो फर्स्ट कॉन्सेप्ट से कि व्हाट इज फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। तो मैं हिस्टोरिकली अगर आपके साथ डिस्कस करूं तो थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इंसान ने अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, ठीक है, डिफरेंट टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया है, डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल किया है अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन और अपनी सेल्फ डिफेंस को और अपनी बका को इंश्योर और यकीन दहानी कराने के लिए, ठीक है। तो अगर हम इसकी मिसाल लें तो हमें स्टोन एज में नज़र आती है कि जो स्टोन एज के इंसान थे उन्होंने अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन या अपनी जो है वो ज़िंदगी की बका के लिए जो है वो पत्थर के हथियार बनाए, पत्थर के टूल्स बनाए। उन पत्थर के टूल्स से अपनी जो है वो प्रिजर्वेशन की और अपने जो है वो अपनी बका को इंश्योर करवाया, अपनी जो है वो सेल्फ डिफेंस को इंश्योर करवाया। विद द पैसेज ऑफ टाइम साइंटिफिक मेथड्स ने जगह ले ली और साइंटिफिक मेथड्स ने न्यू न्यू साइंटिफिक टूल्स जिस तरह गन पाउडर है, ठीक है, इसी तरह और डिफरेंट टूल्स ने जन्म लिया, ठीक है। फिर इंसान ने तलवार बनाई, ठीक है, सॉवर्ड टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। और इसी से तरह आगे चलते गए तो इंसान ने जो है वो टैंक्स, मशीन गन्स और हमें मशीन गन का नजर इस्तेमाल नजर आता है। फिर बुलेट्स को इन्वेंट किया, ठीक है। उसके बाद जो है वो मॉडर्न वेपन्स को इस्तेमाल जो है इन्वेंट किया, ठीक है। उसके बाद जो है वो केमिकल वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन को लिए, अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने स्ट्रेटेजिक और जो है वो पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट से कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर क्या है। लेकिन इससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर फिफ्थ जनरेशन की बात हो रही है तो हमें पहली फोर्थ जनरेशन को समझना ज़रूरी होगा, ताकि हम फिफ्थ जनरेशन तक जो है वो अगर हमें बैकग्राउंड पता होगा तो हमें करंट जो है वो अपडेट या करंट कंसर्निंग जो इसकी न्यू फॉर्म है उसको समझना आसान होगा हमारे लिए। तो आज का जो है फर्स्ट जनरेशन ऑफ वॉरफेयर क्या है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ वॉरफेयर में आपके टू ट्रेडिशनल राइवल्स वेज वॉर फेस टू फेस थ्रू प्रिमिटिव वेपन्स, ठीक है। राइवल्स आपके ट्रेडिशनल थे, ठीक है। एक कंट्री को या एक कंट्री को अपने एनिमी कंट्री का आइडिया था कि मेरा एनिमी कंट्री कौन है, राइवल कंट्री कौन है, ठीक है। यानी कि दो आपके राइवल एक स्पेसिफिक जो है वो बैटल फील्ड के अंदर या आप कहने मैदान जंग के अंदर, ठीक है, आमने सामने जो है वो जंग लड़ते थे। और इस जो जंग के फिनोमिनन है इसको या जंग की स्ट्रेटजी है इसको कहा जाता है फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर, जिसमें इंसान इस्तेमाल करता था टूल्स, जो इस्तेमाल करता था तलवार का इस्तेमाल करता था, नेज़े का इस्तेमाल करता था, भालों का इस्तेमाल करता था और ढाल का इस्तेमाल करता था और चाकू का इस्तेमाल करता था। यानी कि इन टूल्स के तहत वो वन टू वन जो है एक मैदान जंग की हालत में जो है वो जंग लड़ी जाती थी, ठीक है। और अपने राइवल कंट्री को जो है वो डिफीट किया जाता था, ठीक है। और इसकी अगर मिसाल लें तो हमें इंग्लिश सिविल वॉर मिलती है, एंग्लो स्पेनिश वॉर्स जितनी भी हैं वो सभी की सभी जो है वो फर्स्ट नेशन वॉरफेयर की कैटेगरी में है। इसी तरह पेलोपोनेशियन वार, अगर किसी ने 300 मूवीज देखी हो या 300, तो वो उसमें बेहतरीन आइडिया हो जाएगा। इसी से कंसर्निंग जितनी भी हजूर ने जंगें लड़ी, जंगे बदर और इसी से कंसर्निंग गज़वा ओहद, तबूक वगैरह एक्सेट्रा, तो वो सभी जो हैं वो फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर की कैटेगरी में आ जाती हैं, जिसमें सिर्फ टूल्स को जो है वो सोवर्ड और स्पेयर और नाइफ एक्सेट्रा का जो हमें इस्तेमाल मिलता है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आप जो है वो फर्स्ट जितनी भी वॉरफेयर आगे देखेंगे उनमें सिर्फ एक चीज़ नजर आएगी आपको कि आपका जो कॉन्सेप्चुअल और स्ट्रेटजी है वॉर की, वो हर दौर में, हर पीरियड में विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो चेंज होती नजर आ रही है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपसे थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड मिसाल ली थी कि स्टोन एज से डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल हुआ, और इसी तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम साइंटिफिक इनोवेशन और साइंटिफिक मेथड्स की हेल्प की तरह के साथ इंसान ने डिफरेंट टूल्स को इन्वेंट किया, ठीक है। और वही टूल्स को
इन्वेंट करना ही स्ट्रेटेजी की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये जितने भी आगे हम देखेंगे उनमें सिर्फ हमें जो रैपिडली चीज़ें नज़र आएंगी वो यही चीज़ हमें मेजर चेंज यही नज़र आएगा कि टूल्स और चेंज हो रहे हैं, यानी कि इन अदर वर्ड के तो हम स्ट्रेटेजीज कह सकते हैं। तो असल में ये टूल्स का हमें जो है वो चेंज होना नजर आएगा। जिस तरह हम फर्स्ट नेशन वॉरफेयर में देखते हैं कि राइवल आपके आमने सामने, ये दो राइवल आमने सामने एक मैदान जंग की हालत में एक दूसरे के साथ जंग लड़ते थे, और उनके टूल्स जो थे वो स्वॉर्ड, स्पेयर और यानी कि भाले, तलवार, नेज़े एटसेट्रा थे। जब सेकंड जनरेशन वॉर का आगाज हुआ या पीरियड आया तो उसमें क्या हुआ, आपके राइवल सेम ही है, ठीक है। एक कंट्री को अपने राइवल कंट्री का पता है, इंग्लैंड को पता है कि मेरा राइवल कंट्री फ्रांस है, फ्रांस को भी पता है कि मेरा राइवल कंट्री इंग्लैंड है, ठीक है। लेकिन जो मैदान जंग में पहले वो सोवर्ड को इस्तेमाल करते हैं या तलवार का इस्तेमाल करते थे, अब उसकी जगह ले ली बुलेट ने, ले ली राइफल और मशीन गन ने ले ली, यानी कि और रेडियो और कम्युनिकेशंस और फायर टीम मैनेवर्स ने जो है वो जगह ले ली, ठीक है। यानी कि इंसान ने जो है वो अपने टूल्स को मजीद पॉलिश किया, ठीक है, सेकंड जनरेशन वॉरफेयर में। इसी तरह थर्ड में जाएंगे तो थर्ड में मजीद जो है वो टूल पॉलिश होंगे। तो इसी तरह सेकंड जनरेशन वॉरफेयर के एग्जांपल्स हमें वाटरलू की एग्जांपल मिलती है, ठीक है, अमेरिकन सिविल वार की है, इंग्लिश सिविल वार की भी आप ले सकते हैं, नेपोलियनिक ये वॉर्स जितनी भी हैं, ठीक है, जिनमें मशीन गन यानी कि गन का हमें नजर आता है, इस्तेमाल नजर आता है, बुलेट का इस्तेमाल नजर आता है, ठीक है। इसी तरह थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन में भी राइवल्स आपके येट आर द सेम ट्रेडिशनल राइवल्स आपके वही हैं जो ट्रेडिशनल, यानी कि एक कंट्री को पता है कि मेरा राइवल कंट्री कौन सा है, ठीक है। इसी तरह अब जगह अपने टूल्स कौन से आ गए, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया, केमिकल वेपन्स का यानी कि यूज हमें नजर आता है। जिस तरह जो है वो हमें वर्ल्ड वॉर 2 में हिरोशिमा और नागासाकी में और कोरियन वॉर में और वियतनाम वॉर में जो है वो इसका इस्तेमाल नजर आता है। तो जिसमें हमें जो है वो इसके एग्जांपल्स देख रहे थे जिसमें वर्ल्ड वॉर 2, हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है, और कोरियन वॉर और वियतनाम वॉर में जितने भी टूल्स यूज हुए हैं, ठीक है, जितने भी टैक्टिक्स यूज हुए हैं वो सारी थर्ड जनरेशन वॉरफेयर की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर में क्या है कि आपका जो है वो वॉर का कंसेप्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है, ठीक है। और उसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह ये है कि देर इज नो डायरेक्ट वॉरफेयर, ठीक है, यानी कि कोई डायरेक्ट वॉरफेयर नहीं है। एक कंट्री जो है वो डायरेक्ट इसी कंट्री के साथ कन्फ्रंटेशन में नहीं जाती, ठीक है। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि इकोनॉमी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जंग की जो है वो इकोनॉमी कॉस्ट के साथ साथ जो है ह्यूमन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसी तरह जो है वो सोशल अदर इश्यूज देखें वो भी जंग के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। तो इस जो है फिनोमिनन या इस कंसेप्ट की वजह से आज के दौर में एक कंट्री किसी भी दूसरी अपने राइवल कंट्री के खिलाफ जो है वो किसी भी डायरेक्ट वॉरफेयर में जो है वो हिस्सा नहीं लेती। और इसी से कंसर्निंग अगर आप देखें तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो वॉर का कॉन्सेप्ट इन इटसेल्फ भी चेंज हुआ है। कि पहले माजी में अगर आप जो है वो वॉर्स की हिस्ट्री को स्टडी करें, ठीक है, तो आपको ये चीज़ नजर आएगी कि जितनी भी जंगें लड़ी गई हैं वो जंगें लड़ी गई थी जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन, जिसे इंपीरियलिज्म की जो है वो टर्म कहा जाता है, यानी कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन की वजह से और जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू कैन से दैट के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ठीक है। लेकिन एट प्रेजेंट इन दीज डेज यानी कि 21st सेंचुरी में आज के दौर में जंगें लड़ी जाती हैं, ठीक है। यहाँ जितनी भी जंगों की स्ट्रेटजीज को अडोप्ट किया जाता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेनिंग इकोनॉमिक सुपीरियरिटी, कि इकोनॉमिक सुपीरियरिटी को हासिल करने के लिए एक कंट्री दूसरी कंट्री के जो है वो कंट्री के खिलाफ डिफरेंट टैक्टिक्स का इस्तेमाल करती है, इकोनॉमिक सैंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट जो है वो टूल्स का इस्तेमाल करके अपने राइवल कंट्री को डिस्टर्ब करती है कि वो इकोनॉमिकली जो है वो मुझे compete ना करे, ठीक है। तो आज के दौर में आफ्टर नाइसनेस जो है
जो हर चीज़ का महवर करार दिया गया है वो इकोनॉमी है। अगर इसी को दोबारा आप लिंक करें मार्क्सिज्म के साथ, तो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, तो उसमें वो बड़े वाज़ेह अंदाज में कहते हैं कि एवरीथिंग दैट इज हैपेंड इन सोसाइटी इज जस्ट इट इज डिटरमाइंड बाय कैपिटल। तो वो कैपिटल डिटरमाइन कर रहा होता है कि माशरे में क्या होगा और क्या होने वाला है। तो अब इसी की वजह से आप कह सकते हैं कि हर चीज़ का जो महवर है वो इकोनॉमी है, ठीक है। एक कंट्री ने अगर अपने राइवल कंट्री को compete करना है या जो है वो उसको डिफीट करना है, तो वो पॉलिटिकली किसी बैटल ग्राउंड में नहीं बल्कि जो इकोनॉमिक ट्रेड वॉर है उसमें जो है वो देखेंगे, जिस तरह हमें यूएस चाइना ट्रेड वॉर नजर आ रही है, ठीक है। इसी तरह रशिया, इसी तरह यूके, ठीक है, इसी तरह हमें जो है वो इंडिया नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर में क्या है कि वॉर का कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज होकर जो है हमें नज़र आता है कि इसमें हमें जो है वो टूल्स जो नज़र आते हैं वो इंसर्जेंसी या गुरिल्ला वॉरफेयर के टैक्टिक्स हैं, ठीक है, टेररिज्म के टैक्टिक्स हैं। कि एक कंट्री जो है वो किसी दूसरी कंट्री के अंदर जो है वो इस तरह की इंसर्जेंसी खड़ी कर देती है, इस तरह के टैक्टिक्स का इस्तेमाल करती है कि उस कंट्री में जो है वो इंसर्जेंसी को बने रहे, ठीक है। टेररिज्म का जो है वो अटैक्स जो हैं वहाँ, या उसके अलावा जो है वो बॉम्ब्स एक्सप्लोनेशन, या आप कह लें कि बम धमाके जो हैं वो होते रहे, ठीक है। और जिनकी वजह से उस कंट्री के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ठीक है, या उस कंट्री के लीडर्स जो हैं, या पॉलिटिकल एलीट जो है, या पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, ठीक है, या पॉलिसी मेकर्स जो हैं, ठीक है, वो अपनी कंट्री के जो है वो इंटरनल मामलात में ही फंसी रहे, और जो है वो अच्छी तरह से पॉलिसी मेकिंग जो है वो अपने इंटरनेशनल या रीजनल लेवल के ऊपर जो है वो कर ही ना सके, ठीक है। यानी कि एक कंट्री को अपने उसी के इंटरनल सोशल इश्यूज में ही जो है वो इन्वॉल्व रखना। तो आज की दुनिया में यानी कि फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर में हमें ये कॉन्सेप्ट नजर आता है, जिसकी प्रेजेंट डे एग्जांपल देखें तो पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर इतने से सोशल इश्यूज हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, टेररिज्म है, एक्सट्रीमिज्म है, ठीक है। तो इन्हीं की वजह के साथ जो है वो हमारे पॉलिसीज मेकर जो हैं वो इन्हीं मसाइल के अंदर जो हैं वो उलझे हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो कोई अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं दे पा रहे, अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं कर पा रहे, यानी कि वो एक जो है वो माइंड गेम के तहत ही जो है वो सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर में सिंपल यही चीज़ कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को उसी के इंटरनल इश्यूज में इस तरह उलझा कर रखती है कि वो राइवल कंट्री जो है वो अपने सोशल इश्यूज की डोमेन से बाहर देखने से कासर हो। और इसकी प्रेजेंट डे एग्जांपल में पाकिस्तान मिलता है, जिसमें और इसकी जो टर्म है सबसे पहले 1989 में जो है वो एक अमेरिकन एनालिस्ट थे विलियम एस्लिन जो है, उन्होंने इस टर्म को जो है वो इस फिनोमिनन जो है इसको फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट हमें दिया। अब मैं आपके साथ फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, लेकिन फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर को कॉन्सेप्ट से को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ जो है वो एक मोदी साहब की स्पीच जो है वो शेयर करना चाहूँगा, जिससे जो है वो आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी। तो आप वो स्पीच, आप इस जो है वो 2 मिनट्स का एक क्लिप है जिसमें मोदी साहब जो है वो एक स्पीच कर रहे हैं, आप इसको ज़रा एक दफ़ा देखें, फिर इसका मैं एक एनालिसिस करूंगा, जिससे आपको आगे मैं जो वो फिफ्थ जनरेशन की बात करूंगा या हाइब्रिड वॉरफेयर की बात करूंगा, तो आपको समझने में वो कॉन्सेप्ट आसानी होगी। आप ज़रा काइंडली स्पीच को गौर से सुनिएगा। पाकिस्तान के आवाम से मैं कहना चाहता हूँ, आपको गुमराह करने के लिए आपके हुक्मरान 1000 साल में हिंदुस्तान से लड़ने की बातें करते हैं। आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान के अवाम, मैं आपको कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान आपसे लड़ाई करने को तैयार है। आओ, आओ, हिम्मत हो, आओ, हिम्मत हो, तो लड़ाई उस बात की लड़े। आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें। आप अपने
बेरोजगारी खत्म करता है और बेरोजगारी को खत्म करने की लड़ाई लड़े और देखे पहले कौन जीतता है। मैं पाकिस्तान के उन छोटे छोटे बालकों से बात करना चाहता हूँ, आइए हम अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़े, पाकिस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े, हिंदुस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े और देखे पहले हिंदुस्तान जीतता है कि पहले पाकिस्तान जीतता है। हिंदुस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं, पाकिस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं और लड़ाई लड़े नवजात शिशुओं को बचाने की, प्रसूता माताओं को बचाने की। आप बचा करके दिखाओ, हम बचा करके दिखाएं, देखे कौन जीतता है। आतंकवाद ये मानव माताओं को बचाने की। तो इस वीडियो क्लिप में आपने देखा कि जो वीडियो क्लिप पिछले दिनों काफ़ी वायरल हुआ था, लेकिन बाद में इसको जो है वो मिसप्लेस कर दिया गया यूट्यूब की तरफ से, या इसे कह लें कि आप जो है वो हमें ये एक पूरा वीडियो क्लिप फिर हमें जो है वो नज़र नहीं आता। और मैंने भी इसको जो है वो ट्वीट भी किया था, और इसी तरह जो है इसको अपने फेसबुक और इंस्टा के ऊपर जो है वो शेयर भी किया था, लेकिन मैंने वो पूरा वीडियो क्लिप मुझे मिला था, तो मैंने जो है वो उसको ढूँढने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ से हटा दिया गया था, और सिर्फ़ जो है वो उसका लिंक भी नहीं था मुझे मिला। तो ये एक छोटा-सा जो है वो वीडियो क्लिप मुझे उसी स्पीच का मिला है, तो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है? इसमें आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह जो है वो पीएम मोदी साहब जो हैं वो पाकिस्तान की अवाम को जो है वो एक सेंटिमेंट उनके अंदर उभा रहे हैं, ठीक है? कि यानी कि इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद या इसकी स्पीच सुनने के बाद हमें ये सेंटीमेंट मिलते हैं कि हमारे जो है वो हुक्मरान जो हैं वो जो है वो इनकैपेबल हैं, ठीक है, और नालायक हैं, ठीक है, उसी तरह हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनकैपेबल है, ठीक है, और हम जो हैं वो सोशली और जो है वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इंडिया से जो है वो, यानी कि आप इन एवरी डोमेन जो है वो इन्फीरियरिटी को शिकार होते हैं, और जो है इन्फीरियरिटी के अंदर आकर जो है वो आपके अंदर एक ऐसे सेंटिमेंट उभरते हैं जिसकी वजह जो कि आपको लेड करते हैं कि अपने पॉलिटिकल जो हैं वो लीडर्स के खिलाफ, और अपने पॉलिटिकल फिगर्स जो हैं, फेसेस जो हैं, उनके खिलाफ, अपने पॉलिटिकल कल्चर के खिलाफ, अपने पॉलिटिकल जो आपका जो हिस्ट्री है उसके इवन खिलाफ, और आपका जो एक पॉलिटिकल कल्चर आपका जो है, आप उसको अपनी बुरी निगाहों से देखने का जो है, इस सेंटिमेंट्स के बाद आपको लगेगा कि जनाब वाला हम हर डोमेन में, ये अगर आप पूरा आपको कहीं मिले तो आप लाजमी देखिएगा, तो उसमें आपको ये जब आप पूरी स्पीच इनकी देखेंगे तो आपके मुंह से बेसाख्ता ये चीज़ें निकलेगी, तो है तो ये दुश्मन, लेकिन बातें जो है वो सच कह रहे हैं कि हमें जो है वो इन चीज़ों के ऊपर, तो इसी से कंसर्न अगर आप थोड़ा-सा और एक वीडियो क्लिप है जिसमें जो है वो पीएम मोदी साहब जो है वो यूएस कांग्रेस में स्पीच कर रहे हैं, ठीक है? तो उसी से कंसर्निंग वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किस तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो वो आप ज़रा देखिए। ये था इसकी लोकल लेवल के ऊपर कि आप अपने घर में बैठकर वो किस तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं इंडिया में। अब ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, यानी कि यूएस कांग्रेस के अंदर पाकिस्तान को किस तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं पीएम मोदी साहब, और इट स्पीक्स वॉल्यूम। तो इसको ज़रा देखें, फिर इसको इन दोनों को देखने के बाद जब हम फिफ्थ जनरेशन को वॉरफेयर के ऊपर बात करेंगे तो मैं इसको चीज़ को लिंक भी करूँगा। तो ज़रा इस क्लिप को भी ज़रा काइंडली देखें। Prime Minister Narendra Modi has now become the Indian Prime Minister to address the US Congress twice in his hour-long address to the American lawmakers, which would be, in terms of members of parliament, brings up India at a joint session of the US Congress. Modi said, terrorism is an enemy of humanity. There can be no ifs and buts about dealing with it. अब इसमें इंडिया टुडे जो कि इंडिया का बड़ा फेमस चैनल है, उसकी टीवी एंकर खुद बता रही हैं, और इस स्पीच को आप जो है हिंदुस्तान टाइम्स में भी देख सकते हैं, और यूएस कांग्रेस के जो है वाशिंगटन डीसी के भी जो है चैनल, उनके ऊपर भी स्पीच को आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये उनकी टीवी एंकर्स जो हैं इंडिया टुडे की, वो खुद इसके ऊपर एनालिसिस दे रही हैं कि जो पीएम मोदी साहब ने यूएस कांग्रेस में खड़े होकर स्पीच की,
کہ وار اینڈ ٹیررزم سے کنسرننگ، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے ایک لائن میں کہا کہ ہمیں جو ہے وہ جتنی بھی اسپانسرنگ فورسز ہیں، ٹھیک ہے، انہیں جو ہے وہ کرش کرنا ہوگا جسٹ فار دا سیک آف ہیومینٹی، ٹھیک ہے۔ تو ان کی ٹی وی اینکر خود اس چیز کو بتا رہی ہیں، ٹھیک ہے، انالیسز میں، کہ ایون کہ انہوں نے اسپانسرنگ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ایک جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ کون اسپانسر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اسی سے ان کا مطلب جو ہے وہ پاکستان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے ٹی وی اینکر خود اس چیز کو انالیسس بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ انہوں نے ایون ورڈ تو یوز نہیں کیا لیکن پاکستان کا، لیکن پوائنٹ آؤٹ کیا لفظ ورڈ اسپانسر کا استعمال کرتے ہوئے، تو اسی کو انالیٹیکل انہوں نے اپنا جو ہے وہ ان کی ٹی وی اینکر اس کو بتا رہی ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو ایک جو ہے وہ میسج کنوے کیا ہے، اور میسج کنوے کرنے کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے وہ یو ایس کانگریس کے پلیٹ فارم سے ایک جو ہے وہ اگینسٹ پاکستان جو ہے وہ تھریٹن جو ہے اسپیچ دی گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر وار اینڈ ٹیررزم سے کنسرننگ پاکستان اگر اسے اسپانسر کر رہا ہے تو اسے ہمیں کرش کرنا ہوگا، یعنی کہ اس کو جو ہے وہ نپن دباٹ جو ہے وہ چیزیں ختم کرنا ہوں گی۔ تو اس کو ذرا آپ دیکھیں، اب اس چیز کا توثر کیا جاتا ہے جب آپ کا اس لیول کے اوپر اتنے بڑے پلیٹ فارم سے اوپر یہ اس طرح کی اسپیچ ہو رہی ہوتی ہے کہ فلاں کنٹری ٹیرر اسپانسرنگ کنٹری ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے آپ کی فورن انویسٹمنٹ رک جاتی ہے، آپ کا انٹرنیشنل جب ایمیج خراب ہوتی ہے تو آپ کی ٹورزم انڈسٹری جو ہے وہ فلوز میں چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے گلوبل ٹریڈ کے اوپر امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے جو فورن ادھر سے گئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اوورسیز پاکستانی ہوتی ہیں، ان کو اچھا جو ہے نا وہ نہیں سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ آپ کو جو ان ایوری آپ کہہ لیں سوشل ڈومین میں، اکانومیکل ڈومین میں، پولیٹیکل ڈومین میں، ٹھیک ہے، آپ کو جو ہے وہ آئسولیشن کا جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے ایسی چیزوں کا، اگر آپ اس طرح کی چیزیں انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ ایک کنٹری کے خلاف جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہوں، اس چیز کو ذرا کائنڈلی دیکھیے گا، تھوڑا سا اس کو دیکھ کے پھر اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ Georgia to the ones present there. Prime Minister reiterated that the Indo-Pacific region was a shared concern, urged for a shared vision to free the region from domination, and that was a vague reference to China. He also urged peaceful resolution of disputes for respect of sovereignty and territorial integrity, again referring indirectly to China's border aggressions. But Prime Minister Modi also hailed Indian economic growth, saying it was earlier a 10th largest economy, now currently stands at 5th largest and soon will become the 3rd largest. Amid all of this, as you can see on your screen, there was constantly a grand reception, standing ovations. These lawmakers, American lawmakers, were standing in a queue to take autographs of Prime Minister, even some asking for a selfie with Prime Minister Narendra Modi. There were Modi Modi chanting heard in the US Congress. More than 2 decades after اس اسپیچ کو ذرا کائنڈلی تھوڑا سا غور سے سنیے گا۔ 9/11 and more than a decade after 26/11 in Mumbai, radicalism and terrorism still remain facing danger for the whole world. These ideologies keep taking new identities and forms, but their intentions are the same. Terrorism is an enemy of humanity, and there can be no ifs and buts in dealing with it. We must overcome all such forces sponsoring and exporting terror. اب جس میں انہوں نے بھی لاسٹ ٹیسٹ میں کہا کہ ہمیں جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر سبھی کو اکٹھا آنا ہوگا، اور جتنی بھی اسپانسرنگ اور جو ہے وہ سپورٹنگ پلیٹ فارمز ہیں ٹیررزم کو، ٹھیک ہے، انہیں ہم کرش کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بیسیکلی ان کا کوئی ٹیررزم سے کنسرن کوئی اتنے وہ مخلص نہیں ہے، جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیررزم جو ہے وہ اگینسٹ ہیومینٹی ہے، تو اگر دیکھا جائے تو کشمیر میں کیا وہ ٹیررزم نہیں ہے،
اور اسی سے کنسرننگ کیا بچر آف گجرات جو ہے یہ جو انہوں نے گجرات میں کیا، ٹھیک ہے، اپنے الیکشن کمپین 2014 میں، تو وہ کیا ایک ٹیررزم نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو اتنے یہ ٹیررزم کے جو ہے وہ اس چیز سے یا اس فینومینن سے مخلص نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کو جو ہے وہ لنک کر کے انٹرنیشنل لیول کے اوپر پورٹری کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے اپنے لاسٹ سینٹینس میں یہ کہا بھی کہ ہم جتنی بھی ٹیرر اسپانسر کنٹریز ہیں ان کو ہمیں کرش کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اب کرش یہ نہیں کہ اس کو جو ہے اس کے اوپر کوئی جنگ لانچ کر دی جائے، یعنی کہ اس کو اکانومیکلی یا اس کو جو ہے وہ سوشلی اس طرح جو ہے وہ اپنے آبجیکٹیوز کو جو ہے وہ فلفل کرنے کے لیے، تو اپنے کانسیپٹ کی طرف واپس آتے ہیں، یہ میں ویڈیوز کو آگے بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ لنک کروں گا، ٹھیک ہے، تو جی، تو اب میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ففتھ جنریشن وارفیئر کا فینومینن کیا ہے، ٹھیک ہے، تو ففتھ جنریشن وارفیئر جو آج کے پریزنٹ دور میں یہ جو فینومینن نظر آتا ہے، ففتھ جنریشن وارفیئر کیا ہے؟ ففتھ جنریشن وارفیئر میں ایک پروپوگنڈا اور انفارمیشن کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ جو ففتھ جنریشن وارفیئر کا ٹول ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے، پروپوگنڈا کا استعمال کیا جاتا ہے اور انفارمیشن کو ایز اے ویپنائز کیا جاتا ہے اپنے اسٹریٹجیز اور اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کو گین کرنے کے لیے۔ مثال کے اوپر یعنی کہ ایک کنٹری میں پہلے انسرجنسی کو کریٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ادھر جو ہے وہ ٹیرر فائنانسنگ کے تھرو، نان اسٹیٹ ایکٹرز کے تھرو، جو ہے پروکسی وارز کے تھرو اس کنٹری میں یا اپنے ایک کنٹری میں جو کیا کیا جاتا ہے، جس طرح فورتھ جنریشن میں تھا کہ فورتھ جنریشن کے تحت پہلے اس کنٹری میں کیا کیا جاتا ہے، انسرجنسی کریٹ کی جاتی ہے، انسرجنسی کریٹ کرنے کے بعد وہاں پر جو ہے ٹیرر فائنانسنگ کے تھرو، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے تھرو جو ہے وہ پہلے انسرجنسی کریٹ کی جاتی ہے، انسرجنسی کریٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ پروپوگنڈا انٹرنیشنل لیول کے اوپر چلایا جاتا ہے اور انفارمیشن چلائی جاتی ہے کہ دیکھیں جناب فلاں کنٹری جو ہے اس کا جو ہے وہ ٹیرر فائنانسنگ ہے، ادھر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں، ادھر کے حالات جو ہیں وہ سول وار چل رہی ہے، ٹھیک ہے، ادھر انسرجنس گروپ پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پھر انٹرنیشنل لیول کے اوپر جب یہ مینیفسٹیشن ہو رہی ہے ایک ملک کی، ٹھیک ہے، اس سے ہوتا ہے کیا ہے، اس ملک میں فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ رک جاتی ہے نا، اس ملک میں جو ہے آپ کی ٹورزم انڈسٹری جو ہے وہ فلوپ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی کوئی کنٹری جو ہے اس کنٹری کے ساتھ جو ہے وہ اکانومیکل جو ہے وہ ایگریمنٹس یا پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں وہ اس کا اپنا انویسٹمنٹ لگانا جو ہے وہ سٹاپ کر دیتی ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر آپ کا انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے وہ آپ کو آئسولیشن کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس کی میں ریئل لائف اگزامپل لوں تو ہمیں جو نظر آتا ہے کہ جس طرح آپ نے کلبھوشن یادو کا نام سن رکھا ہوگا کہ جس طرح ایران کے بارڈر کے نزدیک جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ انڈیا نے اپنا ٹائر فائنانس کے تھرو کلبھوشن یادو جو ہے ادھر جو ہے وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتا رہا، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ جب پاکستانی آرمی نے اس کو پکڑ کر جو ہے وہ سیل میں بھیجا، آئی سی جی میں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس کو لے کر گئی، ٹھیک ہے، اور اس کی روٹ کازز ہمیں نظر آئیں کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ انڈیا ہے، کلبھوشن یادو کے پیچھے یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو بلوچستان میں نظر آ رہی تھی، ٹھیک ہے، تو اسی سے کنسرننگ آپ دیکھنا پہلے انڈیا نے جو ہے وہ کلبھوشن یادو کے تحت جو ہے پاکستان میں انسرجنسی بلوچستان میں قائم کری رکھی، اور اسی کے بعد پھر اس نے ای یو ڈس انفو لیب جو آپ کی رپورٹ آئی ہے 2021 میں، ٹھیک ہے، ای یو یورپین یونین کی جو ڈس انفو لیب رپورٹ ہے جس میں انڈیا نے اکروس جو ہے ورلڈ جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی 150 ابو کنٹریز میں جو ہے وہ اپنے ٹی وی چینلز نیٹورک کا ایک نیٹورک لایا ہوا تھا ٹی وی چینلز کا، ٹھیک ہے، جس میں وہ صرف اسپیسیفکلی ٹو پاکستان کو جو ہے وہ پورٹری کر رہا تھا، ٹھیک ہے، تو پہلے اس نے کیا کیا کہ پاکستان کے اندر کلبھوشن یادو کا ایک پروگرام کروایا، ٹھیک ہے، کلبھوشن یادو کے تھرو جو ہے وہ اس نے ٹیرر جو ہے وہ انسرجنسی کریٹ کروائی، انسرجنسی کریٹ کرنے کے بعد اس نے کیا کیا، ففتھ جنریشن وارفیئر کے تحت کیا کیا، انفارمیشن اور پروپوگنڈا کیا انٹرنیشنل لیول کے اوپر، اور جو 150 پلس کنٹریز میں اپنا اس نے نیٹ ورک لایا ہوا تھا اس میں پاکستان کو ملین اور بدنام ملین کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی، جس کی وجہ سے ایک کنٹری کہ ہمیں ہماری فورن انویسٹمنٹ اتنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہے،
प्राइवेट कंपनी हेजिटेट करती हैं अपना इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट को जो है वो इन्वेस्ट करना पाकिस्तान में, ठीक है। और इसी से कंसर्निंग जो है हमारा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इतना अच्छा इमेज नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फिफ्थ जनरेशन वारफेयर का फिनोमिनन जो है वो समझ अच्छे से आया होगा, ठीक है। तो जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की टर्म है ये पहले 2003 में इस्तेमाल हुई, और फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जो है कंडक्ट की जाती है यानी कि नॉन काइनेटिक जो है वो मिलिट्री एक्शन, जिसमें सोशल इंजीनियरिंग, मिस इन्फॉर्मेशन, साइबर अटैक्स वगैरह, ये वही सभी बातें हैं जो मैं आपको एक सिंपल लिस्ट वर्ड्स में या अपने सिंपलेस्ट अल्फाज में मैंने अपने खुद जो है वो आपको समझा दिया। तो आप इसको रीड कर सकते हैं, तो आपको इससे भी मज़ीद अफादा होगा। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हाइब्रिड वॉरफेयर। हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है? द टर्म हाइब्रिड वॉर वाज फर्स्ट पॉइंट बाय फ्रैंक हॉफमैन, ठीक है। ये जो टर्म आपको नजर आती है, ठीक है, हाइब्रिड वॉर की, ठीक है, इसको सबसे पहले फ्रैंक हॉफमैन ने इन 2007 में इसको जो है वो इन्वेंट किया। और इसको जो इसने डेफिनेशन दी थी वो ये थी, द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेंशनल यानी कि रेगुलर जो माजी में होते थे एंड इरेगुलर, ठीक है, टैक्टिक्स का यूज करना इन ऑर्डर टू अचीव जो है वो स्ट्रेटेजिक कह लें, मिलिट्री कह लें, पॉलिटिकल कह लें, इकोनॉमिकल जो है वो ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो फुलफिल करने के लिए कन्वेंशनल और इरेगुलर और रेगुलर टैक्टिक्स का जो है वो इस्तेमाल करना, ठीक है, अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल जो है वो और उसके बाद स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को गेन करने के लिए। तो अगर मैं बड़े आसान अल्फाज में कहूँ कि हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है, हाइब्रिड वॉरफेयर पता क्या है? हाइब्रिड वॉरफेयर में आपके काइनेटिक और नॉन काइनेटिक, इरेगुलर और रेगुलर और इरेगुलर, कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल तमाम तरह टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और मकसद उनका क्या होता है कि जनाबे वाला जो है वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को फुलफिल करना विदाउट ट्रिगरिंग ए फुल स्केल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि एक मुल्क के खिलाफ, ठीक है, अपने जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, उनको जो है वो फुलफिल करना, उन मकासद को जो है वो पूरा करना, जो है वो कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल टूल्स का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। उसी तरह जो है आपके जो है आपके काइनेटिक और नॉन काइनेटिक टूल्स का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, और जो है आपके रेगुलर और इरेगुलर मिलिट्री टैक्टिक्स को इस्तेमाल करते हुए विदाउट ट्रिगरिंग ए फुल कन्वेंशनल या आप कह लें फुल स्केल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री में जो है वो प्रोक्सी वॉर स्टार्ट कर देती है, ठीक है। हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है? हाइब्रिड वॉरफेयर में एक कंट्री क्या करती है, अपने मिलिट्री और इकोनॉमिक और जो है वो सोच और उसके बाद पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को गेन करने के लिए दूसरे मुल्क के अंदर जो है वो प्रॉक्सी वॉर्स स्टार्ट कर देती है, ठीक है, यानी कि उसमें जो है वो इंसर्जेंसी को बनाए रखती है, ठीक है। साइबर अटैक्स यानी कि उस जो कंट्री के जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स अगर वो कंट्री में हैं, ठीक है, उसकी कोई इम्पोर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन जो है उसको हैक कर लिया जाता है, ठीक है, और हैक कर लिया किया जाता है, उसके बैंकिंग चैनल को हैक कर लिया जाता है, ठीक है, वेबसाइट को हैक कर लिया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट वेबसाइट जिसमें आप डिफेंस से कंसर्निंग जिसमें एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं, ठीक है। उसके बाद उस कंट्री में कलर रेवोल्यूशन यानी कि गवर्नमेंट रेजीम्स को टोपल करवा दिया जाता है, ठीक है। तो हाइब्रिड वारफेयर में क्या होता है भला कि हाइब्रिड वारफेयर में तमाम जो काइनेटिक और नॉन काइनेटिक जो है वो टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, यानी कि आपका इंफॉर्मेशन को भी इस्तेमाल किया जाता है, प्रोपोगंडा का इस्तेमाल भी किया जाता है, यानी कि एक मुल्क के अंदर क्या किया जाता है, इंसर्जेंसी को इंश्योर करवाया जाता है, ठीक है। इंसर्जेंसी को इंश्योर करवाने के बाद फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के तहत क्या किया जाता है, आलमी दुनिया के ऊपर एक प्रोपागेंडा इस्तेमाल किया जाता है। फिफ्थ जनरेशन और जो है हाइब्रिड वॉरफेयर में एक ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल मिलते जुलते हैं, इनमें सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में क्या किया जाता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन और प्रोपोगंडा का इस्तेमाल किया जाता है एक कंट्री को मलेन करने के लिए। लेकिन
اس سے پہلے کیا کیا جاتا ہے کہ ایک کنٹری کے اگینسٹ جو ہے پہلے ہائبرڈ یا فورتھ جنریشن وارفیئر کو لانچ کیا جاتا ہے. پہلے ہائبرڈ وارفیئر لانچ کر کے ادھر جو ہے وہ انسرجنسی کو کیا کیا جاتا ہے, انشور کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. پہلے ادھر انسرجنسی کو بنایا جاتا ہے, وہاں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ جنم دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. وہاں پر جو ہے وہ سول انریسٹ کو جو ہے وہ جنم دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. جب یہ سارا انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے بعد ہائبرڈ وارفیئر کے تحت یہ انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے. اب یہ انوائرمنٹ کس طرح کریٹ ہو سکتا ہے؟ یہاں تو اس ملک میں جو ہے وہ ٹیرر فائنانسنگ کرنا سٹارٹ کر دیں, ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز سٹارٹ کر دیں, یا اس ملک میں جو ہے وہ سائبر اٹیکس کر دیں, یعنی کہ اس ملک کی جو ہے وہ سیکرٹ انفارمیشن جو ہے وہ ڈیفنس کی, اس کو آپ جو ہے وہ چرا لیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ بینکنگ چینل جو ہیں, ٹھیک ہے, اکانومیکل اگر آپ نے اٹیک کرنا ہے تو اس کے بینکنگ چینل کو ہیک کر لیں, ٹھیک ہے. یا اسٹیٹ آف بینک کا اگر پاکستان کا بینکنگ چینل ہیک ہو جاتا ہے تو جب اس کا عالمی دنیا کے اوپر جو ہے وہ ایک پروپوگنڈا چلایا جائے, ٹھیک ہے, کہ جناب والا دیکھیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو ہے وہ بینکنگ سسٹم کا جو لین دین کا معاملہ وہ سارا ہیک ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے, یہ ہائبرڈ وارفیئر کے تحت کیا ہے, یہ ایک اٹیک ہے. اب ففتھ جنریشن وارفیئر کے تحت کیا ہے کہ عالمی دنیا کے اوپر ایک پروپیگنڈا اور انفارمیشن کے دیکھیں پاکستان کا اتنا کریوشل اور سینٹرلائز بینک جو اگر سیف نہیں ہے تو عام آدمی یا عام انویسٹر کیا سیو ہوگا وہاں پر. تو یہ جو سینٹیمنٹس یا یہ جو نیریٹیوز ہیں یہ ہیں ففتھ جنریشن وارفیئر, اور یہ ہیں جو ہے وہ آپ کی ففتھ جنریشن وارفیئر کا کنسیپٹ, ٹھیک ہے. تو پہلے وہی بات, یہ ایک ملک میں جو ہے انسرجنسی کریٹ کروانا اور اس کو ڈفرنٹ ٹولز کے تحت کریٹ کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. وہ ٹولز ہمیں آگے اسٹڈی بھی کریں گے. تو بعد میں ففتھ جنریشن وارفیئر کے تحت کیا کرنا, اس کو عالمی دنیا کے اوپر جو ہے وہ ملین کرنا تاکہ اس کنٹری میں فورن انویسٹمنٹ نہ آئے. اس کے بعد جو ہے اس کی انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے وہ اس کے کنٹری کے ساتھ کوئی جو ہے وہ پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں وہ کوئی ایگریمنٹس ایٹسٹرا نہ کریں, ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ آپ کی جو ہے لوکل انویسٹمنٹ, ٹھیک ہے, اس کے بعد ٹورزم انڈسٹری اس کنٹری کی جو ہے وہ ورک نہ کر سکے, اور اس کو ہر طرح سے آئسولیٹ میں رکھا جائے, آئسولیشن میں رکھا جائے, ٹھیک ہے جی. اب اس سے آگے چلتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ یہ کیس اسٹڈی بھی دوبارہ وہی بات ہوگی کہ کیس اسٹڈی جو ڈسکس کرنے میں لگا ہوں کہ جو ہے وہ 10 اکتوبر 2009 میں کیا ہوا. میں یہ ڈیٹ ابھی مینشن کر دیتا ہوں, ادھر مینشن نہیں ہے. 10 اکتوبر 2000 10 اکتوبر 2009 میں تحریک طالبان اور لشکر جنگوی جو دو ملیٹنٹ گروپس ہیں پاکستان کے, ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کیا, ٹھیک ہے. پاکستان کا جو سب سے جو ایک اہم ادارہ جو کہ جس کا بائی نیملی جو ہے وہ آرمی کا ایک ہیڈ کوارٹر ہے, GHQ راولپنڈی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے, اس میں اٹیک کیا, ٹھیک ہے. اب یہ جو تحریک طالبان اور TTP اور لشکر جنگوی کے جو لوگ تھے, انہیں پتا تھا کہ ہم جو ہے وہ اتنی بڑی ایک جو ہے وہ ادارہ ہے, اس کو ہم جو ہے وہ کمبیٹ نہیں کر سکتے. لیکن اس کے پیچھے جو کنسرنس تھے وہ فورتھ جنریشن وارفیئر کے تھے, ہائبرڈ وارفیئر کے تھے, یعنی کہ اس کے پیچھے یو ڈس انفو لیب رپورٹ اور واچ ڈوگ کے مطابق, ٹھیک ہے. اور اسی سے کنسرننگ IPRI انٹرنیشنل پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو اس کی ریسرچ کے مطابق یہ جو اٹیک کیا گیا تھا جو 2009 10 اکتوبر 2009 میں پاکستان کے آرمی کے جو GHQ ہیڈ کوارٹر ہے جو اس میں اٹیک کیا گیا تھا, اس میں دو جو ہمیں مین ایکٹر سے تحریک طالبان اور لشکر جنگوی, ان کو جو سپانسر کرنے والا کنٹری تھا وہ انڈیا تھا, کہ یعنی انڈیا نے پہلے TTP کو اور لشکر جنگوی کو جو ہے وہ ٹیرر فائنانسنگ کے تھرو جو ہے ان سے پاکستان کے GHQ کے اوپر اٹیک کروایا, ٹھیک ہے. اور اٹیک کروانے کے بعد جو ہے وہ عالمی دنیا کے اوپر جو ہے وہ ففتھ جنریشن وارفیئر کے تحت جو ہے جو اس نے 150 ابو کنٹریز میں جو ہے وہ اپنا ایک نیٹ ورک پھیلایا ہوا ہے, اس کے تحت جو ہے وہ اس نے عالمی دنیا میں پاکستان کا پورٹریٹ کیا کہ دیکھیں پاکستان کا سب سے کریوشل اور سب سے ون آف دی جو ہے وہ موسٹ سیکیور ملٹری کیمپس میں سے جو ایک ملٹری کیمپ ہے GHQ, ٹھیک ہے. جب وہ ہی نہیں سیف, ٹھیک ہے, تو اس کے ریسٹ آف دی ادر ڈپارٹمنٹس کس طرح سیف ہو سکتے ہیں.
تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک انفارمیشن یا اس طرح کی جو ہے وہ نیوز جو ہے وہ بڑی امپیکٹ کرتی ہے کنٹری کی سالمیت کے اوپر، ٹھیک ہے، اور یہ بڑا معنی رکھاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے ہوتا کیا ہے، میں آپ کے ساتھ آگے بھی گزارش کر سکتا ہوں، سوری کر چکا ہوں کہ فوراً ڈائریکٹ انویسٹمنٹ رک جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی پرائیویٹ کنٹریز آپ کی کنٹری میں انویسٹمنٹ نہیں کرتی، آپ کا ان امپلائمنٹ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کے انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ کی امیج اچھی نہیں، آپ کے اوورسیز اگر ادھر سے ادھر چلے ہیں، پاکستان چھوڑ کر دوسری کنٹریز میں اگر چلے ہیں، ان کو اچھی طرح ٹریٹ نہیں کیا جاتا، ان کو جو ہے وہ لیبر ویلیو آف منی جو ہوتا ہے کنسیپٹ جو ہے، ٹھیک ہے، ان کو ویلیو فار ورک کے حساب سے پیسہ نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے، اگر ایک بندے کو 12 آور جو ہے وہ ایک آر کے حساب سے 12 پاؤنڈ ملنے چاہیے تو اس کو 12 پاؤنڈ نہیں دیے جاتے، بیکاز کیونکہ وہ پاکستان سے بلونگ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے چلتے ہیں، اس وار کے آبجیکٹیو کیا ہوتے ہیں؟ آبجیکٹیو میں یہ ہوتا ہے انڈائریکٹ وارفیئر کرنا۔ انڈائریکٹ وارفیئر کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ آج کی دنیا میں، اگر میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ڈائریکٹ وارفیئر نہیں کی جا سکتی، اس کی متعدد ریزنز ہیں۔ سب سے پہلی ریزن یہی ہے کہ اکانومی کوسٹ ہے، ٹھیک ہے، ہیومن کوسٹ ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ نیوکلیر ویپنس ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ایک کنٹری کسی دوسری کنٹری کے اگینسٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ وار کرے گی، دوسری کنٹری بھی اوبویسلی بات ہے، نیوکلیر ویپنس کا ایگزسٹنگ جو ہے وہ ہمیں نظر اس چیز کو تھریٹ ہے، یا اس چیز کا جو ہے ہمیں ریممبر دیتا ہے کہ بھائی دھیان سے اگلی کنٹری کے بعد اگر پاکستان کے اوپر ڈائریکٹ وار کیوں نہیں لانچ کر سکتا؟ کیونکہ اسے بھی پتا ہے، اور مودی صاحب اپنے اسٹیٹمنٹ میں بھی کہتے رہے کہ پاکستان ایک نیوکلرائز کنٹری ہے، ٹھیک ہے، تو نیوکلیر ویپنز کے ہونے کی وجہ سے بھی ایک کنٹری دوسرے کنٹری کے اگینسٹ ہے وہ ڈائریکٹ وار میں جانے سے گریز کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح پھر ڈسٹیبلائز یور رائول تھرو ڈفرنٹ ٹول، تو میں نے آپ سے آگے بھی ڈسکس کیا کہ اپنے اس وارفیئر کا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ اپنے اس وارفیئر میں کیا ہوتا ہے کہ اپنے جو رائول کنٹری ہے، ٹھیک ہے، اس کو ڈفرنٹ ٹولز کے تحت، یعنی کہ جو ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ایک ٹول ہے، ٹھیک ہے، پروکسی وار ایک ٹول ہے، ٹھیک ہے، ٹیررزم ایک ٹول ہے، اس طرح کے ٹولز کے تحت کیا کریں، اپنے کنٹری کو اور دوسری ادر کنٹریز کو کیا کریں، ڈیسٹیبلائز رکھیں، تاکہ اس کے جو پالیسی میکرز ہیں وہ اپنے سوشل ایشوز سے باہر جو ہے وہ دیکھ ہی نہ سکیں۔ تو اس کا جو تیسرا بڑا آبجیکٹیو ہے وہ ہے ڈسٹرب دا پالیسی میکر آف یور رائولز۔ تو پالیسی میکر آف رائولز کو ڈسٹرب کس طرح کریں کہ وہاں پر جو سوشل ایشوز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اس طرح ہائی لائٹ کریں تاکہ آپ کے پالیسی میکرز جو ہیں وہ ڈسٹرب رہیں، ٹھیک ہے۔ جب اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل جب اس کے ٹولز کو، تو پھر اس کو میں دوبارہ ریلیٹ کروں گا۔ اس کے آبجیکٹیو میں آپ کہہ لیں یہ 3 بڑے آبجیکٹیو میں نے پرائمری ڈسکس کیے ہیں، آپ سیکنڈری میں اکانومک بھی کر سکتے ہیں، اسٹریٹجک بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پولیٹیکل بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ٹریڈ سے کنسرننگ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کروں گا جناب والا جو ہے وہ 2 تھیریٹیکل کانسیپٹ جو ہیں وہ ڈسکس کروں گا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ ان کانسیپٹ کو بھی جو ہے وہ امپلائی یا لنک کر سکیں، اور یہ جو گلوبل ڈومیننس تھیوری ہے یہ آپ کو کسی نہ کسی صورت میں یا ہر طرح جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کرے گی۔ اب گلوبل ڈومیننس تھیوری ہے کیا، میں آپ کو اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کر دیتا ہوں۔ گلوبل ڈومیننس تھیوری جو ہے یہ ہالفورڈ جان میکنڈر نے دی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ ایک برٹش جیوگرافر ہیں، ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ برٹش جیوگرافر ہیں، لیکن یہ جو ہیں وہ امریکن ہیں، بیسیکلی آج کل امریکہ میں تھے۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایک تھیوری ڈیولپ کی تھی جس کا نام ہے گلوبل ڈومیننس تھیوری، یا جسے ہارٹ لینڈ تھیوری بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی تھیوری کو جو ہے وہ گلوبل ڈومیننس تھیوری بھی کہا جاتا ہے اور ہارٹ لینڈ تھیوری بھی کہا جاتا ہے۔ اس تھیوری میں جو ہے وہ جو میکنڈر صاحب آرگیو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب والا دا ورلڈ could be divided into 2 main regions، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کو 2 مین ریجنز کے اندر جو ہے نا وہ ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ریجن کو کہتے ہیں ہارٹ لینڈ، ٹھیک ہے، اور ایک کو کیا کہتے ہیں، ریم لینڈ، ٹھیک ہے۔ فور ایگزامپل یہ اگر چھوٹی سی دنیا ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ دنیا ہے، وہ کہتے ہیں دنیا کو آپ کیا کر سکتے ہیں، 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک کا نام وہ دیتے ہیں ہارٹ لینڈ، ٹھیک ہے،
और दूसरी को वो क्या कहते हैं, रिमलैंड, ठीक है। अब वो कहते हैं द हार्टलैंड इज अ वास्ट region of land locked countries in the center of Eurasia including Russia, Ukraine and Kazakhstan। अब हार्टलैंड कौन सा एरिया है, मैं आपके साथ अगर ये डिस्कस करूं, आपको ये जो नज़र आ रहा है, ये आपको रशियन फेडरेशन से बेलारूस नज़र आ रहा है, ठीक है, पोलैंड नज़र आ रहा है, यूक्रेन नज़र आ रहा है, टर्की नज़र आ रहा है, रोमानिया और कजाकिस्तान, यानी कि ये इनमें से ये जो लैंडलॉक कंट्रीज जो है ना, जिसमें बेलारूस है, यूक्रेन है, ठीक है, उसके बाद रोमानिया है, ठीक है, मालदोवा है, ठीक है, ये साथ कजाकिस्तान है, ठीक है, ये लैंडलॉक कंट्रीज ये हैं आपका हार्टलैंड, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं कि अगर किसी कंट्री ने या अमेरिका ने अपने राइवल कंट्री को जो है वो डिफीट करना है, या किसी भी मुल्क ने ग्लोबल डोमिनेंस हासिल करनी है, तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, उसको अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, यानी कि एशिया में, मिडिल ईस्ट में और यूरोप में जितने भी हार्टलैंड यानी कि लैंड लॉक कंट्रीज हैं, ठीक है, जिनको लैंड लॉक कंट्री वो होती है जिसको ओपन ओशन में एक्सेस नहीं होती, जिस तरह यूक्रेन है, यूक्रेन को डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, ये देखें, यूक्रेन को जो है वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं है बाल्टिक सी के अंदर, ठीक है। इसी तरह यूक्रेन को पहले ब्लैक सी से स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस से नीचे, और यहाँ से फिर मेडिटेरियन सी में आना पड़ता है, ठीक है, ओपन ओपन ओशन तक एक्सेस लेने के लिए। तो वो जो है मैकेंडर साहब कहते हैं, अगर कोई भी मुल्क जो है वो चाहता है या अमेरिका चाहता है कि वो सुपर पावर बना रहे, तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, उसको जो साउथ ईस्ट एशिया, सॉरी, ईस्टर्न यूरोप है, ये सारा ईस्टर्न यूरोप का मैप है, ठीक है, उसको ईस्टर्न यूरोप के ऊपर डोमिनेंस हासिल करनी होगी। ईस्टर्न यूरोप में भी स्पेसिफिकली उसे हार्टलैंड कंट्रीज, हार्टलैंड वो कंट्रीज जो लैंडलॉक कंट्रीज है, यानी कि यूक्रेन, कजाकिस्तान, ठीक है, बेलारूस, ठीक है, रोमानिया, हंगेरिया, स्लोवेकिया, यानी कि इन कंट्रीज के ऊपर क्या करना होगा, अपने डोमिनेंस को बनाए रखना होगा, ठीक है। अगर वो इन कंट्रीज के ऊपर डोमिनेंस को बनाए रखता है, ठीक है, तो इजीली जो रिम लैंड है, ठीक है, जो वो कहता है दोनों दुनिया में डिवाइड करता है, ये है रिम लैंड, यानी कि पोलैंड, जर्मनी, जिसको ओपन ओशन में एक्सेस है, वो कहता है अगर उसके पास हार्टलैंड तक जो है वो एक्सेस है, तो वो अल्टीमेटली रिम लैंड उसके जो है वो डोमिनेंट में अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली खुद ही आ जाएगी, ठीक है। देखें ना, कहता दी हार्टलैंड इज अ वास्ट रीजन ऑफ लैंड, यानी कि वही हार्टलैंड जो मैंने आपको शो करवाई थी, आप कहता था रिम लैंड, दूसरी कौन सा एरिया है, रिम लैंड का एरिया है, ठीक है। तो रिम लैंड कहता था रिमलैंड इज द पेरिफेरी ऑफ द हार्टलैंड, यानी कि ये अगर हार्टलैंड है, ठीक है, आपकी ये अगर यूक्रेन, ठीक है, उसके बाद ये कजाकिस्तान, ठीक है, बेलारूस जो है, ठीक है, रोमानिया, ठीक है, अगर ये आपका हार्टलैंड है, ठीक है, तो पेरिफेरी में आपका पोलैंड है, जर्मनी है, ठीक है, इटली है, ठीक है, ग्रीस है, टर्की है, ठीक है। कहता है अगर कोई कंट्री ये जो हार्टलैंड के ऊपर कब्जा कर ले, यानी कि इनको जो है वो डोमिनेट रखेगी, तो वो उसके लिए रिम लैंड को अक्वायर करना आसान होगा, वो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली जो है वो रिम लैंड के ऊपर जो है वो क्या कर लेगी, जो है वो गलबा हासिल कर लेगी, ठीक है। तो इसी को आप देखें, कहना मैकेंडर आर्ग्यू दैट हु एवर कंट्रोल दी हार्टलैंड, ठीक है, तो क्या कहता है, जो बंदा जो है हार्टलैंड को कंट्रोल कर लेगा, ठीक है, तो वुड कंट्रोल दी रिमलैंड, तो वो ही जो है वो रिमलैंड को कंट्रोल करेगा। एंड हु एवर कंट्रोल्स द रिमलैंड, और जो रिमलैंड को कंट्रोल कर लेगा, वो वुड कंट्रोल द वर्ल्ड आइलैंड, वो पूरी दुनिया को जो है वो कंट्रोल कर लेगा, विच इज द लैंड मास ऑफ यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका इन अदर वर्ड्स एक्सेट्रा। यानी कि सिंपल, अगर किसी बंदे ने ग्लोबल डोमिनेंस हासिल करनी है, तो उसके लिए उसको पहले क्या करना होगा, ठीक है, उसके लिए उसको जो है वो पहले जो है वो हार्टलैंड के ऊपर जो है वो डोमिनेंस हासिल करनी होगी। हार्टलैंड के ऊपर डोमिनेंस हासिल करने के बाद उसे जो है वो रिमलैंड के ऊपर डोमिनेंस जो है हार्टलैंड को अगर कर लेगा, तो रिमलैंड के ऊपर ऑटोमेटिकली हो जाएगी। रिमलैंड के ऊपर ऑटोमेटिकली हो जाएगी, तो फिर उसके बाद वो कहता है वर्ल्ड आइलैंड जो है उसके ऊपर वो पूरी इसकी जो है वो हेजमनी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह अगर हमने देखें, तो हमें जो ये जो नज़र आता है रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, जिसको ये थ्योरी में आगे थेरिस्ट ने जो है वो डिफाइन भी किया हुआ है, ठीक है। तो ज़रा देखें थोड़ा सा,
کہ جو رشین انویژن آف یوکرین ہمیں نظر آتا ہے، یعنی کہ جس میں فور ایگزامپل سے کہہ رہا ہے کہ سم اینالسٹ بلیو دیٹ رشین انیکسیشن آف کرائمیا ان 2014 واز این اٹیمپٹ ٹو ریگین کنٹرول آف دی ہارٹ لینڈ. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ہمیں رشین انویژن آف یوکرین نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب والا کہ جو آپ کا بڑھتی ہوئی نیٹو کی ایکسپینشن تھی، ٹھیک ہے، نیٹو ایکسپینشن امریکہ کیوں بڑھا رہا تھا؟ کیونکہ امریکہ اسی تھیری کے اوپر ورک کرتے ہوئے جو ہے وہ ہارٹ لینڈ کو کنٹرول کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر اس کے ہاتھ میں ہارٹ لینڈ آ جاتی ہے تو اس کے لیے اس کو کیا رم لینڈ کو اکوائر کرنا آسان ہوگا، اور آٹومیٹکلی وہ رم لینڈ کے اوپر بھی ڈومیننٹ ہو جائے گا. جب رم لینڈ کے اوپر تو وہ پراپر گلوبل پوری دنیا کے اوپر اس کا پاور غالب آئے گا. ٹھیک ہے، اب اسی طرح جو ہے رشیا نے کیا 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 رشیا نے جو رائسنگ جو نیوکلیر ایکسپینشن تھی اس کو ڈیٹر کرنے کے لیے، ہارٹ لینڈ کا ڈیفنس کرنے کے لیے یوکرین کے اوپر انوائٹ کیا. ٹھیک ہے، جب ہم رشین انویژن آف یوکرین کو ڈسکس کریں گے تو میں اس تھیری کو تب جو ہے وہ اچھے، کیونکہ یہ تھیری وہاں زیادہ اچھے سے لنک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی اس لیے امپورٹنٹ میں نے اس لیے ڈسکس کیا کیونکہ وہ اس میں ایک اور آگے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ہیں آپ کے میکنڈر کہتے ہیں کہ اگر ایک کنٹری نے سکسیزفل ہائبرڈ وارفیئر لڑنی ہے تو اس کے لیے اسے چاہیے کہ وہ ہارٹ لینڈ سے اس کا آغاز کرے. یعنی کہ اگر اس نے گلوبل ڈومیننس کرنی ہے، جاننا چاہتی ہے، تو وہ اپنی ہارٹ لینڈ سے کیا کرے، اپنی ہائبرڈ وارفیئر کو آغاز کرے آہستہ آہستہ. پھر وہ ہے وہ کیا ہے اپنا جو ہے وہ رم لینڈ کے اوپر بھی ڈومیننٹ حاصل کر کے پورے گلوبل کے اوپر جو ہے وہ ڈومیننٹ لے لے گی. اب میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا وارڈنس فائیو رنگ تھیری. ٹھیک ہے، وارڈنس فائیو رنگ تھیری بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح جو ہے ایک کنٹری سکسیزفل جو ہے وہ سکسیزفلی جو ہے وہ وار کو جو ہے وہ ہائبرڈ وار کو جو ہے وہ سکسیزفلی ون کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ اس وارڈنس فائیو رنگ تھیوری میں جو ہے ہم ڈسکس کریں گے جس کا جو ہے وہ سینٹرل پوائنٹ یہی ہے کہ ایک ملک جو ہے کس طرح جو ہے وہ کامیابی سے ہائبرڈ وارفیئر کو جیت سکتا ہے، یا سکسیسفلی کس طرح جو ہے وہ ہائبرڈ وارفیئر کو لانچ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ون کر سکتا ہے. تو وارڈن کی جو فائیو رنگ تھیوری ہے، یہ پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں یہ کیا ہے. کولینیل جان اے وارڈن 3 نے یہ تھیری دی ہے. ٹھیک ہے جناب، مسٹر وارڈن جو ہیں جناب والا یہ یونائٹڈ اسٹیٹس ایئر فورس کے ایک آفیسر ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک تھیورسٹ ہیں آف ایئر پاور کے. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک تھیری ڈیولپ کی ہے جس کا نام ہے فائیو رنگس تھیری. ٹھیک ہے، اور یہ تھیری 1990s میں ڈیولپ کی گئی، اور اٹ از اے تھیری آف اسٹریٹجک اٹیک that divides an enemy system into 5 things. ٹھیک ہے، میں نے آپ سے وہی ڈسکس کیا تھا کہ یہ تھیری کہتی ہے کہ ایک ملک کس طرح جو ہے وہ وار کو سکسیسفلی جو ہے وہ ہائبرڈ وار کو یا کوئی بھی وار ہے اس کو سکسیسفلی کس طرح جو ہے وہ ون کر سکتی ہے. اسپیسیفکلی یہ تھیری ہے کنسرننگ ہائبرڈ وارفیئر سے میں لنک کروں گا اس کو. اب یہ تھیری کہتی ہے کہ اگر ایک ملک نے سکسیسفلی وار جیتنی ہے، اپنے ہائبرڈ وارفیئر کو جیتنا ہے، ٹھیک ہے، اور لڑنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے اسے کیا کرنا ہوگا. سب سے پہلے جو یہ اس نے 5 رنگ دی ہیں پہلے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ملک کو یہ 5 فیکٹر جو ہیں وہ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب والا سب سے پہلے فیکٹر آپ کا جو ہے وہ آپ کی پاپولیشن سوری لیڈرشپ ہے. ٹھیک ہے، ایک ملک کے اندر جو ہے وہ ایک لیڈرشپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو کہ اس کو رن کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک سسٹم اسینشیل یعنی کہ ایک اکونومک سسٹم ہوتا ہے جس کے تحت وہ ملک چل رہا ہوتا ہے. پھر ایک انفراسٹرکچر ہوتا ہے جس میں جو ہے وہ اکونومیکلی ٹرانسپورٹیشن، انرجی اینڈ انڈسٹریل سیکٹر ایٹسیٹرا جتنا بھی انفراسٹرکچر کے اوپر جو ہے وہ ایک ملک کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے جہاں سے ٹیکسیشن یا ریونیو آ رہا ہوتا ہے. پھر ایک پاپولیشن ہوتی ہے، پھر ایک فیلڈ ملٹری ہوتی ہے جو اس کو ڈیفینس کا کام کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب وارڈن صاحب کہتے ہیں اگر ایک ملک نے سکسیسفل ہائبرڈ وارفیئر لانچ کرنی ہے یا اس کو اچھے سے جیتنا ہے تو اس کے لیے اس کو کیا چاہیے. سب سے پہلے وہ اس ملک کی جو پاپولیشن ہے اس کے اوپر اٹیک کرے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی پاپولیشن کے اوپر اٹیک کرے. اب پاپولیشن کے اوپر اٹیک کرنے سے مراد کیا ہے کہ اس کو گولیاں نہیں مارے بلکہ اس کو ڈس انفارمیشن پرووائڈ کرے، مس انفارمیشن پرووائڈ کرے.
ठीक है, एक ऐसा जिसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी कहते हैं, जिसे साइबर वॉरफेयर भी कहते हैं, यानी कि उधर की पॉपुलेशन है जो है उनके अंदर ऐसे सेंटिमेंट्स को उभारें, ठीक है, कि वो फील करें कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो इनकेपेबल हैं, ठीक है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट इनकेपेबल है, ठीक है, उनके अंदर जो है वो इन्फीरियरिटी के ऐसे जो है वो सेंटिमेंट्स को उभारें, ठीक है, अपनी इंफॉर्मेशन के थ्रू, सोशल मीडिया वॉरफेयर के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ठीक है, कि उनके अंदर एक ऐसे सेंटिमेंट्स को उभारे कि वो वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो क्या करे, वो अगेंस्ट चले जाए लीडरशिप के, ठीक है, और फील्ड मिलिट्री के, ठीक है। तो वो कहते हैं, वार्डन साहब कहते हैं कि जब एक मुल्क जो है अगर एक दूसरे मुल्क में अगर एक हाइब्रिड वॉरफेयर लॉन्च करना चाहता है, तो अगर वो उसके पॉपुलेशन को टारगेट करता है सबसे पहले, उसकी पॉपुलेशन के अंदर ऐसे सेंटिमेंट्स को उभारता है जिसकी वजह से वो फील करें कि हमारे जो मिलिट्री और जो है एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो इनकेपेबल हैं, हमारी इकोनॉमिक हिस्ट्री जो है वो इतनी बुरी है, हम जो है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री हमारी अच्छी नहीं है, ठीक है, हम जो है वो हर हिसाब से जो है वो एक नालायक कौम है, ठीक है, या इस तरह के सेंटिमेंट्स जिससे वो एक रेवोल्यूशनरी सेंटिमेंट्स उनके अंदर उभारे, ठीक है। अब उससे क्या होगा, वो अवाम जो है वो बाहर रोड्स के ऊपर निकलेगी, और रोड्स के ऊपर निकल कर वो किन के खिलाफ हो जाएगी, ठीक है, वो लीडरशिप के खिलाफ जाएगी, ठीक है। जब लीडरशिप के खिलाफ जाएगी, ठीक है, अवाम, ठीक है, तो लीडरशिप उस मामला को कोप करवाने के लिए आर्मी या फिर वो क्या होगी, वो लीडरशिप और उस मुल्क की जो इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, उसके खिलाफ जो है वो जाएगी, ठीक है। तो जब एक मुल्क की पॉपुलेशन जो है वो उसकी लीडरशिप और फील्ड यानी कि मिलिट्री जो है उसकी जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ चली जाए, तो इस तरह इस माहौल के अंदर जो है दो सिचुएशंस जो हैं वो जन्म लेती हैं, ठीक है। यहाँ तो उस मुल्क के अंदर जो है वो सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, सिविल वार स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि सिविल वार यानी कि अवाम जो है वो आर्मी और जो है वो अपना लीडरशिप के अगेंस्ट जो है, ये तीनों जो हैं, यानी कि पॉपुलेशन एक साइड के ऊपर, ठीक है, और एस्टेब्लिशमेंट और लीडरशिप ये एक साइड के ऊपर, यानी कि स्टेट और पॉपुलेशन जो है ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ आ गई। इससे क्या हुआ, सिविल वॉर ने जन्म ले लिया। जब सिविल वॉर जन्म लेती है तो आपको पता क्या होता है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हो जाती हैं, ठीक है, मुल्क वैसे तोड़ फोड़ का शिकार हो जाता है, ठीक है। तो वार्डन साहब कहते हैं कि इस सूरत में क्या होगा कि वो मुल्क जो है वो वैसे ही सिविल वॉर की रेंज जो है वो इंगल्फ में आ जाएगा, ठीक है, जब वो सिविल वॉर के जो है वो इंगल्फ में होगा, ठीक है, तो वो वैसे टूट फूट का शिकार है, तो आप अपने मकसद में कामयाब होगे, उस मुल्क को जो है वो उस मुल्क में एक सिविल वॉर क्रिएट करने में, ठीक है, और सिविल वॉर के थ्रू जो है वो उस मुल्क को जो है वो इंटरनली मसाइल में उलझाने के लिए आप जो है वो सक्सेसफुल। इसकी मिसाल अगर हम देखें तो 9 मई में कुछ इसी तरह हुआ था, ठीक है, जो 9 मई को, कि आपकी जो कुछ हमारे जो दोस्त या हमारे जो बहन भाई थे वो क्या वो स्टेट के अगेंस्ट जो है वो चले गए। इसी तरह हमें जो है नजर आता है स्टेट ने फिर मिलिट्री ने अपना स्टेट की प्रिजर्वेशन के लिए, या जो है पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने जो है वो अपने इंटरेस्ट या किसी भी तरह आप कह सकते हैं, तो उन्होंने जो है वो इस चीज़ को जो है वो कोप करने के लिए जब वो आए, तो आपको पता है आपने 9 मई का दिन देखा होगा, वो किस तरह एक जो है वो क्रिपलिंग वो डेज थे, ठीक है। तो इस तरह में क्या होता है फिर सिविल वॉर, जब वो वार्डन साहब कहते हैं कि जब एक मुल्क में सिविल वॉर हो जाए तो सिविल वॉर से वो वैसे मुल्क तोड़ फोड़ का शिकार होगा, तो आपके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स वैसे ही अचीव हो गए, ठीक है, यानी कि जब वो सिविल वार होगी, ठीक है, तो सिविल वार में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहाँ होगी, ह्यूमन डेवलपमेंट कहाँ होगी, लोकल इंडस्ट्री कहाँ काम करेगी आपकी। आपको पता है ना, 9 वाले दिन, ठीक है, और उससे 2 दिन अगले दिन हर चीज आपका जो है वो जो है वो रोक दी गई थी, हर तरह की एक्टिविटीज। जब इसी तरह की एक्टिविटीज लॉन्ग रन में चलना स्टार्ट हो जाए तो वो मुल्क जो है वो फिर इकोनॉमिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हर चीज उसकी सफर करती है। अब वो कहते हैं कि यहाँ तो उस मुल्क में सिविल वार हो जाएगी, या दूसरा फिर क्या होगा, अवाम जीत जाएगी, ठीक है। अगर सिविल वार तो तब होगा जब जो है वो आर्मी भी ना हारे और पॉलिटिकल लीडरशिप भी डट कर मुकाबला करे और पॉपुलेशन भी डट कर मुकाबला आपस में दूसरों के साथ लगे रहें और पॉपुलेशन का पलड़ा खुला हो। तो
एक सूरत ये, दूसरी सूरत वो कहते हैं कि जब पॉपुलेशन को आप जो है वो प्रवोक करेंगे, तो वो प्रवोक होने के बाद जो है आर्मी और लीडरशिप के खिलाफ चले जाएगी, तो उसमें दो चीज़ें फिर जन्म ले, दूसरा क्या फिनोमिनन ये ले जन्म लेगा कि रिजीम चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट थी उसको टोपल करके कोई नई गवर्नमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह भी आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए, यानी कि आप जो गवर्नमेंट आपके खिलाफ थी आपने उसी को टोपल करवा कर जो है वो अपनी एक फेवरेबल एक पपेट गवर्नमेंट को आप ले गए हैं, ठीक है। उससे भी जो है वो दूसरी जो कंट्री जो राइवल कंट्री उसके स्ट्रेटेजिक या पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव जो हैं वो पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें वार्डन साहब यही कहते हैं सिंपलेस्ट वर्ड्स में, ये बहुत सिंपलेस्ट चीज़ है कि वार्डन साहब यही कहते हैं, अगर आपने एक मुल्क के खिलाफ जो है वो एक सक्सेसफुल जो है वो हाइब्रिड वॉरफेयर को लॉन्च करना है, तो आप सबसे पहले जो है वो उसकी पॉपुलेशन को अटैक करें। जब आप वहाँ की पॉपुलेशन को अटैक करेंगे तो पॉपुलेशन के अंदर इस तरह के सेंटिमेंट्स सेंटिमेंट्स को उभारें, प्रोवोक करें, ठीक है, कि वो उन्हें फील हो कि हमारी जो गवर्नमेंट जो है वो इनकेपेबल है, हमारे तमाम के तमाम तर पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो इनकेपेबल हैं, ठीक है, हमारे पॉलिसी मेकर इनकेपेबल हैं, हमारे जो इकोनॉमी के पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो इनकेपेबल हैं, ठीक है। हम जो है वो यानी कि आपकी अवाम जो है वो एक रेवोल्यूशनरी सेंटिमेंट्स के उनके अंदर अब आ रहे हैं, जब उनके अंदर इस तरह के सेंटिमेंट्स होंगे तो वो किसी ना किसी तरह जो है वो रोड के ऊपर आएंगे, रोड के ऊपर आकर जो है वो अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के खिलाफ बातें करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करेंगे। जब ये मामला पीक के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, तो एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल लीडर्स और दूसरी तरफ पॉपुलेशन, जब ये आपस में कॉन्फ्रंट करेंगे, कॉन्फ्रंटेशन इन दोनों की वजह से मुल्क में सिविल वॉर जन्म लेगी। जब सिविल वॉर जन्म लेगी तो आपका ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो गया, ठीक है। आपने अपने राइवल कंट्री को उसी के जो है वो मामलात में इतना उलझा दिया कि वहां पर एक सिविल वॉर का फिनोमिनन ने जन्म ले लिया। तो अब वो इकोनॉमी की तरफ या जो है वो वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर कहाँ सोचेगी। उसकी पहली प्रायोरिटी तो यही होगी ना कि इन जो लोगों को पैसिफाई किया जाए, इनको आराम से बिठाया जाए, किसी ना किसी तरह पीस को क्रिएट किया जाए, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात तो वहां पर होती है जहाँ पीसफुल एनवायरनमेंट से पीसफुल एनवायरनमेंट हो, जब जहाँ कहीं पीस पीस ही नहीं होगा तो वहां पर अगर आप कहें कि हम इकोनॉमी को तो पीस को पहले इंश्योर करवाना होगा, उसके बाद हम जो है वो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को श्योर करवा सकते हैं, इंश्योर करवा सकते हैं। इसी तरह फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, यानी कि जो अवाम जो है वो कन्फ्रंट करते हुए इतना आगे चले गए कि उन्होंने जो है वो उधर की रजीम को ही चेंज टोटल कर दिया, तो एक अपनी फेवरेबल जो है वो ले, तो उस सूरत में भी क्या हुआ, ठीक है, कि उनके अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो हैं वो एक राइवल कंट्री के अचीव हो गए, ठीक है। तो ये था फॉर्डन की फाइव रिंग थ्योरी, आप इसको भी लिंक कर सकते हैं, ठीक है, अपने सवाल जिस तरह भी आए उसमें ये मैंने सारी चीजें, इससे क्या होगा फिर आपका वो जब सिविल वॉर होगी तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी तबाह होगा। आपको पता है ये मैंने इसके कि आपके जो जलसे जुलूस होते हैं उसमें फिर लोग जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स होते हैं या आपके छोटे मोटे जो जितने भी आपके जो हैं वो आपको पता है बसें जला देते हैं लोग, गाड़ियां जला देते हैं, रिक्शे जला देते हैं, दुकानें जला देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इकोनॉमिकली भी आप उनको क्या कर रहे होते हैं, हिट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं आपके साथ जो है वो कुछ टूल्स डिस्कस करूंगा कि हाइब्रिड वॉरफेयर के टूल्स कौन कौन से होते हैं। हाइब्रिड वॉरफेयर का सबसे बड़ा टूल जो होता है वो कलर रेवोल्यूशन होता है, ठीक है। यानी कि कलर रेवोल्यूशन क्या होता है कि नॉन वायलेंट अपराइजिंग खड़ी करवा देना, यानी कि एक कंट्री के अंदर जनाबे वाला उधर के लोगों के अंदर ऐसे सेंटिमेंट्स को उबारते हुए, ठीक है, क्या करना कि वहाँ पर एक नॉन वायलेंट अपरेजिंग करवा देना, जहाँ जहाँ वहाँ की आवाम जो है वो अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ी हो जाए, ठीक है। और जो है वो उनकी जो एक्टिविटीज़ हों वो नॉन वायलेंट हों। लेकिन कलर रेवोल्यूशन हमने जो देखा है कि इसकी जो थ्रेटिकल डेफिनेशन तो यही है कि नॉन वायलेंट होती हैं ये। लेकिन हमने जो है बशारुल असद साहब के केस में देखा, हमने जो है वो यूक्रेन में ऑरेंज रेवोल्यूशन के तहत देखा, हमने जो है वो रोज़ रेवोल्यूशन जो जॉर्जिया में आया हमने उसको उसमें देखा कि जो भी कलर रेवोल्यूशन है उसमें वायलेंट सेंटिमेंट्स प्रैक्टिकल लाइफ में हमें देखने में मिलते हैं, ठीक है।
تو کلر ریولیوشن میں کیا ہے کہ جناب والا ایک وائلنٹ اپرائزنگ کروا دی جاتی ہے، یعنی کہ اس کو میں یہ آپ کے ساتھ اسٹڈی کر لوں پھر اس کو میں آسان الفاظ میں ڈسکس کر دوں گا. تو نان وائلنٹ اپرائزنگ اگینسٹ a government often led by youth and students. The term color revolution was first used in 2000s. تو کلر ریولیوشن کی جو ٹرم ہے سب سے پہلے جو ہے وہ 2000 میں جو ہے وہ جو ہے وہ استعمال کی گئی تھی. اور اس کے بعد جو ہے a series of revolution that took place in post Soviet states such as Georgia, Ukraine. میں آپ کو سمپل ورڈ میں سمجھا دیتا ہوں. کلر ریولیوشن کی جو ٹرم جو ہے وہ سب سے پہلے 2000 میں نظر آتی ہے، اور اس کا فینومینن یا کنسیپٹ بہت پرانا ہے. ٹھیک ہے، کلر ریولیوشن کا کلر ریولیوشن کیا چیز ہے؟ کلر ریولیوشن یہ چیز ہے کہ ایک ملک کے اندر، ٹھیک ہے، ادھر کی عوام یعنی کہ اس کی یوتھ اور اسٹوڈنٹس کے اندر ایسے سینٹیمنٹس کو ابھارنا. ٹھیک ہے، اب وہ سینٹیمنٹس جو ہیں وہ انفارمیشن سوشل میڈیا وارفیئر کے تحت ابھارے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ جو ہے وہ یانوکووچ جب یوکرین وارفیئر کو پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے تو اس میں بتاؤں گا کہ کس طرح یانوکووچ کی گورنمنٹ کو ٹوپل کروایا گیا. تو یانوکووچ کی گورنمنٹ کو جو ٹوپل کروایا گیا تھا، تو یانوکووچ کی گورنمنٹ کے عوام کے اندر ایک ایسے سینٹیمنٹس کو بارا گیا تھا کہ عوام اپنے پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو کلر ریولیوشن یہی ہوتا ہے کہ عوام ایسے کسی دوسرے ملک کے اندر جو ہے وہ اس کی عوام، اس کی جو یوتھ ہے، اس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں، ان کے اندر ایک ایسے سینٹیمنٹس کو پرووک کرنا کہ وہ جو ینگ اسٹوڈنٹس ہیں یا ینگسٹرس ہیں وہ اپنے ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے خلاف باہر روڈز کے اوپر نکل آئیں اور اپنے جو ہیں اپنی ڈیمانڈس میں سکسیسفل ہو جائیں اور گورنمنٹ یا رجیم کو ٹوپل کر دیں، چینج کر دیں. تو اس فینومینن میں ہم کو کیا کہتے ہیں؟ کلر ریولیوشن. ٹھیک ہے، تو ہمیں کلر ریولیوشن جو ہے وہ جتنی بھی کلر ریولیوشن نظر آتے ہیں، یہ ہمیں 1991 میں جب رشین فیڈریشن ٹوٹتی ہے، اور رشین فیڈریشن ٹوٹنے کے بعد جتنے بھی یوکرین سینٹرل ایشین کنٹریز جو ہیں، ترکمانستان، قزاقستان، آذربائیجان، جتنی بھی یہ کنٹریز ہیں افغانستان بارڈر سے اوپر، جتنی بھی سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، یوکرین ہے، پولینڈ ہے، کرغزستان ہے، جورجیا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے وہ بلگیریا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں ان کنٹریز میں جو ہے کلر ریولیوشن نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ان میں زیادہ تر جو 1991 کے بعد جو ہے وہ رشین فیڈریشن ٹوٹنے کے بعد جب یہ کنٹریز ایز اے نیشن اسٹیٹ سسٹم کے بطور جنم لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ آ جاتے ہیں. ان ملٹری ڈکٹیٹرز کو جو ہے وہ ان کی عوام پھر ان کے خلاف کھڑا ہو کر ان کو جو ہے وہ گراتے ہیں. ان کو ادھر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ریپبلکن گورنمنٹ کا کنسیپٹ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو ہمیں کلر ریولیوشن کی سب سے بڑی مثال ملتی ہے جناب والا. اب یہ کلر ریولیوشن کس مقصد کے لیے جناب والا؟ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیموکریسی کو جو ہے وہ سپریڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہمیں دا روز ریولیوشن جو ہے وہ جورجیا کی اس کی ایگزامپل ملتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اورنج ریولیوشن کی ایگزامپل ملتی ہے یوکرین میں جو آیا. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کو یہ پکچر میں بھی نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، کہ جو ہے وہ کازاخستان میں جو ہے وہ ٹیوبلز، اور جو ہے وہ جورجیا میں روز ریولیوشن. ٹھیک ہے، اس طرح جو ہے وہ لبنان میں سیڈری ریولیوشن. ٹھیک ہے، جسے گرین ریولیوشن بھی کہا جاتا ہے، اور جو ہے یوکرین میں اورنج ریولیوشن بھی اس کی ایگزامپلز ہیں. آگے چلیں تو دوسرا ٹولز ہے انسرجنسی. میں انسرجنسی کے اوپر بہت بار آپ کے ساتھ اسی لیکچر میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ دوسرے ملک میں انسرجنسی، ٹیررزم، نان اسٹیٹ ایلیمنٹس جو ہیں، آپ کے نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں، پروکسی وارز کے تحت جو ہیں وہ یہ ٹول ہوتے ہیں ہائبرڈ وارفیئر کے، یعنی کہ اس کے اندر انسرجنسی کو کریٹ کر دیا جائے. اکانومک لیوریج، یعنی کہ اس ہائبرڈ وارفیئر کا ایک یہ بھی ٹول ہے اکانومک لیوریج، مطلب یعنی کہ اس کنٹری کو جو ہے وہ فورن ایڈ دیتے جائیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ آئی ایم ایف جس طرح ورلڈ بینک، یعنی کہ اس کو اتنا ڈیٹ میں رکھیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو قرضے میں یا اس کو اتنا مقروض رکھیں کہ وہ آپ کو اکانومیکلی جو ہے وہ آپ کو کمپیٹ کرنے کا کہ تو بہت دور کی بات، وہ اپنے اکانومیکل کرائسس سے باہر نہ نکل سکے. یعنی کہ اس کے اوپر اکانومک سینکشن لگا دیے جائیں تاکہ وہ جو ہے وہ اکانومیکلی کبھی بھی جو ہے وہ پروسپر نہ ہو سکے، اور جس طرح ایران میں ہمیں نظر آ رہا ہے یہ چیزیں. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ انفارمیشن وارفیئر نظر آتا ہے. انفارمیشن وارفیئر میں نے آپ سے آگے ڈسکس کی کہ پروپوگنڈا کو کریٹ کرنا، سوشل میڈیا وارفیئر، یعنی کہ اس ملک میں اگر کسی ملک کے خلاف آپ نے جنگ لڑنی ہے تو آپ وہاں میں جو ہے وہ پہلے انسرجنسی کو کریٹ کر کے یا ادھر جو ہے وہ فوراً ڈیٹ میں ڈال کر انہیں
एक प्रोपोगंडा क्रिएट कर सकते हैं ताकि उधर के लोग सेंटिमेंट्स ये फील करें कि हमारी जो आवाम जो है वो इनकेपेबल है, सॉरी आवाम सॉरी कह रहा हूँ आपको, कि जो है हमारी गवर्नमेंट जो है वो इनकेपेबल है, ठीक है, पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो इनकेपेबल हैं, ठीक है, एटसेट्रा। तो इस तरह फिर इरेगुलर वारफेयर में वही आपके आ जाता है, यानी कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, इंसर्जेंट ग्रुप्स आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है आपके नॉन स्टेट फोर्सेस आ जाती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी इसके टूल्स में आ जाती हैं। फिर साइबर वॉरफेयर में जनाब वाला आप किसी भी दिस इंक्लूड यूज़ ऑफ कंप्यूटर का इस्तेमाल करना, नेटवर्क्स टू अटैक, नेटवर्क के ऊपर अटैक करने के लिए, यानी कि अगेंस्ट राइवल कंट्री का जो सिस्टम नेटवर्क है या उसका जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स को जो है वो एक्सेट्रा, ये चीज़ें, ठीक है, इस तरह इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, ठीक है, उसमें जो है वो प्रोपोगंडा, ठीक है, डिसइंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसके बाद जो है वो डिसीजन मेकिंग है, ये सभी इसके जो है वो टूल हैं हाइब्रिड वॉरफेयर के, ठीक है। आगे चलें तो इकोनॉमिक वॉरफेयर आ जाती हैं, ठीक है, इकोनॉमिक यानी कि ये भी एक इसका टूल है हाइब्रिड वॉरफेयर के, इसमें इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दी जाती हैं, ठीक है, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने के बाद ट्रेड एम्बार्गोज जो हैं वो बढ़ा दी जाती हैं, ठीक है, उसके बाद दूसरी जो है वो दूसरी इकोनॉमिकली जो है वो मेजर्स लिए जाते हैं कंट्री की इकोनॉमी को वीक करने के लिए, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया जाता है, डिप्लोमेटिक चैनल इस्तेमाल किए जाते हैं टू नेगोशिएट विद द एनिमी, टू बिल्ड या इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर द कन्फ्लिक्ट। जिस तरह रशियन यूक्रेन वॉरफेयर के ऊपर जो है वो अमेरिका ने अपनी डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करते हुए डेमोक्रेसी समिट करवाई और अपने जो है वो तमाम जो अपने अलायंस थे उनको इस चीज़ के ऊपर एग्री करवाया कि आप रशिया के अगेंस्ट वोट करें, ठीक है। इस तरह लॉ फेयर में जो है आप कह लें कि जनाबे वाला इसमें आपके जो है वो एक ऐसा इंटरनेशनल लॉ को क्रिएट कर देना, ठीक है, उस तरह जो है वो ताकि जो है वो आपका राइवल कंट्री को जो है वो आप जो है वो प्रेशराइज करा सकें, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो जो है वो जो है वो इशू हाईलाइट करके उसको प्रेशराइज कर सकें, ठीक है। तो इसी तरह इसे उर्फ़ी आम में तो बदमाशी कहेंगे आप, ठीक है। फॉरेन इलेक्टोरल इंटरवेंशन मतलब इसमें जो है जनाब वाला पॉलिटिकल, इकोनॉमिक अदर मीन्स टू इन्फ्लुएंस या आउटकम ऑफ इलेक्शन इन द कंट्री, यानी कि जनाब वाला उसके जो इलेक्शन के मामलात हैं उनके अंदर जो इंटरवेन करना, ठीक है। तो इसको आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है वो 75 ईयर्स की हिस्ट्री में जो है वो इसके में बहुत मैनिफेस्टेशन मिलती है कि पाकिस्तान के इलेक्शन में कौन उसके किसके इंटरेस्ट, कौन किसके के इंटरेस्ट को जो है वो प्रिजर्व करता है और कौन किसके इंटरेस्ट को जो है वो फॉलो करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको भी बखूबी पता है, यानी कि ये सभी इसके आप कोर्स में अगर लिखेंगे, ठीक है, मैं इन डिटेल ये चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, आप इस लेक्चर को अगर देख लेंगे, सुन लेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन में वो डिफरेंट स्टेटमेंट हो सकती होगी, ठीक है, आप उस स्टेटमेंट के तहत जब वो स्टेटमेंट के लिए आपके इस डाटा से बाहर कभी भी वो स्टेटमेंट नहीं आ सकती, मैं इस चीज़ को इंश्योर, क्योंकि मैंने आपके साथ जो है वो हर चीज़ को डिस्कस किया है, मैंने आपके साथ जो है अगर आप थोड़ा सा इसका अगर बैकग्राउंड के ऊपर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ तो मैंने आपको 50 नेशन वॉरफेयर किया है, हाइब्रिड वॉरफेयर किया है, ठीक है, डिफरेंस इनका किया है, आपके साथ दो तीन थियरीज जो हैं वो डिस्कस की हैं, ठीक है, इसके बाद पाकिस्तान से कंसर्निंग केस स्टडीज डिस्कस की है और इसके टूल्स डिस्कस किए हैं, ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं आज के इम्पैक्ट्स डिस्कस करूंगा पाकिस्तान के ऊपर, यानी कि अगर किसी भी तरह करंट अफेयर में आ जाए, पाकिस्तान अफेयर में क्वेश्चन आ जाए, तो मैंने आपको इतना डाटा बैंक दे दिया है कि आप किसी न किसी तरह इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं आपके साथ अब इससे पहला जो इम्पैक्ट डिस्कस करूंगा कि वो पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो ये है कि कॉजिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है, या पॉलिटिकल पोलराइजेशन कह सकते हैं या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कह सकते हैं, ठीक है, यानी यू कैन से दैट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बाय शोइंग, यानी कि द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट प्रॉब्लम या जो फर्स्ट जो हमें नज़र आती है इम्पैक्ट्स ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर के स्पेसिफिक टू पाकिस्तान, वो ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन का होना, इंस्टेबिलिटी का होना, और ये किस तरह हो सकता है जनाब वाला कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो बाय सोइंग डिस्कॉर्ड अमंग पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, कि जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर और पॉलिटिशियंस के अंदर, ठीक है,
ایک اس طرح کی جو ہے وہ ڈسکورڈ کریٹ کر دی گئی ہے کہ یعنی کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر جو ہیں وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے فار دی سیک آف جو ہے وہ سوشل یا اکانومک یا یو کین سے دیٹ جو ہے وہ اکانومک ڈیولپمنٹ ویلفیئر کے لیے، ٹھیک ہے. اور اس یہ کیسے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. سوشل میڈیا کو is being used subtly to shape public opinion and weaken the morale of political parties، ٹھیک ہے. اور جس کے نتیجے میں پاکستان has become a battlefield among politicians، ٹھیک ہے. یعنی کہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، ایک ایسا نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ایسا جو ہے وہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارا عام آدمی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہے وہ رلائی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. اور پولیٹیکل پارٹیز آپس میں جو ہے وہ کنفرنٹریشن میں ہے، ٹھیک ہے. اور پاکستان کے ایک بیٹل گراؤنڈ بنا ہوا ہے امانگ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان. تو آپ کو اس چیز کا واضح مینیفیسٹیشن پی ٹی اور جو ہے وہ نون لیگ کی گورنمنٹ اور جو ہے وہ ادر پی ڈی ایم کی گورنمنٹس میں یہ چیزیں دیکھنے میں ملی تھیں، کس طرح جو ہے وہ ایک بیٹل گراؤنڈ بن گیا تھا پاکستان. اس کے بعد جو ڈائریکٹ امپیکٹ جو پڑ رہا ہے وہ ہمیں نیشنل سیکورٹی کے فیز میں پڑ رہا ہے. یعنی کہ یو کین سے دیٹ ان دی سیکنڈ پلیس ہائبرڈ وارفیئر poses severe threats to Pakistan's national security by encouraging terrorism. تو ٹیررزم کو انکریج کرتے ہوئے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کو جو ہے وہ جیو پیراڈائز کیا جا رہا ہے. یعنی کہ جو ہے وہ کس طرح، یعنی کہ بائی آرمنگ انسرجنٹ گروپس جو ہے وہ اٹ ہیز لیڈ ٹو انسرجنسی ان پاکستان، ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ اس کو سمپلسٹ ورڈ میں اگر آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں تو جیو پیراڈائز نیشنل سیکورٹی ہمارے کس طرح ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ہائبرڈ وارفیئر کی جانب سے. ہائبرڈ وارفیئر کے تحت جو ہے وہ جو ہمارے رائیول کنٹریز ہیں، ٹھیک ہے، وہ پاکستان میں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں یا انسرجنٹ گروپس جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ٹیرر فائنانسنگ کر رہے ہیں. وہ ٹیرر فائنانسنگ کا پیسہ استعمال کرتے ہوئے کیا کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. اور پاکستان میں ایک انسرجنسی کو انہوں نے جنم دیا، جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریسنٹلی ہے نا دن کہیں نہ کہیں ہمیں اٹیک کی بھی جو ہے وہ بومب اٹیک کی بھی سچویشن یا صورتحال ہمیں دکھائی دیتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ امپورٹنٹ امپیکٹ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی بھی ہماری اس سے جو ہے وہ جو پیڈائز ہو رہی ہے. اس کے بعد اکانومک سسٹینیبلٹی ہے، ٹھیک ہے. اکانومک سسٹینیبلٹی میں آپ یہی کہیں گے کہ جناب والا کہ جو ہے وہ ہمارے اکانومک جو مس انفارمیشن کے تھرو، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا ناٹ اونلی ٹورزم جو انڈسٹری ہے اس کو فلو پایا بلکہ فورن انویسٹمنٹ بھی ہماری رکی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ ان چیزوں کو اس سے لنک کریں گے. اس کے بعد جو ہے وہ ایتھنوسینٹرک سینٹیمنٹس ود ان دی کنٹری. تو یہ بہت اہم ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہائبرڈ وارفیئر کے تحت جو ہے وہ ایک ایتھنوسینٹرک سینٹیمنٹس کو ابھارا جا رہا ہے، جس کی مثال آپ لے سکتے ہیں کہ جس طرح بی ایل اے بلوچستان لبریشن آرمی ہے، ٹھیک ہے. اسی سے کنسرننگ آپ کی جو ہے وہ سندھ میں ہے، ٹھیک ہے. آپ کے جو ہے وہ پختونخوا میں ہے، ٹھیک ہے، پشتونستان جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹی ٹی پی ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب ایک جو ہے سینٹیمنٹس جو ہیں اس طرح کے سینٹیمنٹس کہ جو ہے وہ ایتھنوسینٹرک سینٹیمنٹس سے ہوتے. میں یہ کیا اپنے اندر ایک علیحدہ ٹاپک ہے، بس آپ اس کو امپیکٹ لے کے اس کو پیراگراف میں جو ہے وہ آپ آگے ڈیٹیل ڈسکس کر سکتے ہیں. تو جو ہے وہ میں اس کو صرف ایک چیز ڈسکس کر ایتھنوسینٹرک جب سینٹیمنٹ بڑھتے ہیں کنٹری کے اندر تو اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے، آپ کی نیشنل ڈس انٹیگریشن ہوتی ہے. جب نیشنل ڈس انٹیگریشن ہو، عالمی پوری ایک ملک کے اندر جو ہے وہ فرقہ بازی ہو، فرقہ بازی ہو، یا جو ہے وہ لسانی سپریورٹی ہو کہ میں جو ہے پنجابی ہوں، میں بلوچی ہوں، میں سندھی ہوں، میں جو ہے وہ ایرانی جو ہے وہ میں پنجابی ساؤتھ پنجابی ہوں، میں نارتھ پنجابی ہوں، سینٹرل پنجابی ہوں، ٹھیک ہے. جب اس طرح کا سینٹیمنٹ ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ کسی بھی ملک میں جو ہے وہ نہ تو کانسٹیٹیوشن یا لیگل ورک جو ہے وہ پروسپیریڈ ہوتے ہیں. آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں نا، 1947 سے لے کر 1956 پہلے 9 سال تک پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کیوں ڈلے رہا کہ پاکستان کے اندر جو ہے ایتھنوسینٹرک جو ہے وہ چیلنجز تھے پاکستان کو. یعنی کہ کوئی کہتا تھا جناب والا بلوچستان کو اتنی شیئر نہیں مل رہا، کانسٹیٹیوشن سیٹس نہیں مل رہی، کوئی کہہ رہا تھا ویسٹ پاکستان کو نہیں مل رہی، کوئی کہہ رہا تھا ایسٹ پاکستان کو نہیں تھی مل رہی. یعنی کہ ایتھنوسینٹرک جو
सेंटिमेंट्स थे, इन वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिले रहा। तो यही वजह है, इसकी मिसाल दे रहा हूँ। तो एंथ्रोसेंट्रिक सेंटिमेंट्स जब जन्म लेते हैं तो आपकी नेशनल डिसइंटीग्रेशन यानी कि एक मुल्क की जो तमाम तर लोग होते हैं वो आपस में डिसइंटीग्रेट, एक दूसरे से हेट करते हैं। जब एक मुल्क के अंदर, अपने मुल्क के अंदर ही एक हेट का जो है वो क्लाउड्स हों, तो उस मुल्क में जो है वो जो है इंट्रा सिटी जो है ट्रेड एक्टिविटीज जो हैं वो कैसे जन्म लेंगी, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यानी कि एंटी पाकिस्तान जो है वो सेंटीमेंट्स को उभारा जा रहा है, ठीक है। जिस तरह BLA है, BLA एंटी पाकिस्तान है। सिंध से आगे बात दें तो उसका ना असल में मेरे जहन में नहीं, जो है वो साधु सिंध या इस तरह करके उस ऑर्गेनाइजेशन है, वो एंटी पाकिस्तान है, ठीक है। उसको फंडिंग जो है वो पीछे बैठकर इंडिया कर रहा है, ठीक है। आप अगर यूडिस इन्फो लैब रिपोर्ट की बात कर लें, ठीक है, इसके बाद IPRI की रिसर्च की बात करें, ठीक है, आपको जो है वो इस तरह डिफरेंट और भी आपके पास सोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो आप TTP की बात करें, वो भी एंटी पाकिस्तान है, ठीक है। GB है, ठीक है। इसी तरह जितने भी आपके ये ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स को जो है वो उभार, जब एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स होंगे तो ऑब्वियसली बात है वहाँ जो है वो इकोनॉमिकल या मामला किस तरह चलेंगे, यू नो बेटर। तो अंडर माइनिंग कंट्रीज इंस्टीट्यूशन यानी कि जो है वो जो है वो अटैक्स के थ्रू, ठीक है, यानी कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के थ्रू या डिफरेंट अदर टूल्स के थ्रू जो है वो कंट्रीज़ की जो इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको अंडरमाइन किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है वो डैमेजिंग पाकिस्तान रेपुटेशन इन द इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। हाइब्रिड वॉरफेयर के तहत जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। पाकिस्तान को एक टेरर स्पॉन्सरिंग कंट्री के ऊपर, जैसा मोदी साहब ने अभी स्पीच में आगे भी कहा, और उन्होंने जो है वो कहा कि हमें जितनी भी स्पॉन्सरिंग टेरर स्पॉन्सरिंग और सपोर्टिंग कंट्रीज है उनको क्रश करना होगा, ठीक है। और उनकी एनालिसिस, उन्हीं की कंट्री के जो एक एनालिटिकल रैकेट पर्सन थे, उन्होंने पाकिस्तान का बाय नेम उसको ये चीज़ को जो है वो वेरीफाई भी किया, ठीक है। तो किस तरह फिर जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो आइसोलेट किया जा रहा है पाकिस्तान को, ठीक है। तो ये सारे इसके इम्पैक्ट्स हैं, यहाँ आपको समझना है, फिर मैं इसको डिस्कस कर दूंगा आपके साथ, बहरहाल। तो आगे चलते हैं। तो अब इसकी मैं रेमेडियल मेजर्स के ऊपर बात करता हूँ। तो रेमेडियल मेजर्स टू साइड स्टेप द इम्पैक्ट्स ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर। तो सबसे पहले अगर हमें हाइब्रिड वॉरफेयर से जान छुड़वानी है तो हमें क्या करना होगा, ठीक है। हमें जनाबे वाला जो है वो DDR अप्रोच को जो है वो जो है वो प्रोकार लाना होगा। DDR अप्रोच क्या है? डिटेक्ट, डेटर एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। यानी कि DDR अप्रोच हमें पहले डिटेक्ट करना होगा कि हाइब्रिड वॉर है लड़ी, क्योंकि ये एक कम्प्लेक्स फिनोमिनन है, ठीक है। ये एक चैलेंजिंग टास्क है, ठीक है। यानी कि ये एक वे हमें नजर ना आने वाला फिनोमिनन है, ठीक है। पहले तो हमें डिटेक्ट करना होगा कि हाइब्रिड वॉर हमारे जो है लॉन्च कहाँ हुई है, ठीक है। यानी कि हमारा जो है वो अवाम के अंदर किस तरह के जो है वो सेंटिमेंट्स को उभारा जा रहा है, ठीक है। या हमें जो है वो कहाँ कहाँ जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन का जो है या डिस इन्फॉर्मेशन या इससे कंसर्निंग जो है वो टेररिज्म या इससे कंसर्निंग जो है वो आपके इंसर्जेंसी, इससे कंसर्निंग जितने भी आपके अदर टूल्स के तहत हमें उन टूल्स को डिटेक्ट करना होगा। और डिटेक्ट करने के साथ साथ हमें उनको डाटा रोकना होगा, ठीक है। और ये डाटा मतलब उनको जो है अच्छी से जो है वो समझना होगा, और उसको समझने के बाद हमें उनको रिस्पॉन्ड करना होगा, ठीक है। अब ये होगा कैसे, यानी कि हमें अपनी जो है वो पॉलिसी मेकिंग जो है, अपने जो सोशल इश्यूज जो हैं उनको बड़ा अच्छे से एनालिटिकली जो है वो देखना होगा। और ये ऐसे कैसे हो सकता है अगर हमारी स्टेप बाय एस्टेब्लिशिंग स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी बॉडीज, ठीक है। यानी कि हमें जो अपनी फॉर एग्जांपल पैमरा है, ठीक है, तो हमें पैमरा को इतना बूस्ट अप करना होगा कि जो सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भी
एक इंफॉर्मेशन जो है वो या सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भी जो है मामला चल रहे हैं, ठीक है, उनको रेगुलेट करना होगा कि कोई एंटी स्टेट या इस तरह के सेंटीमेंट्स तो नहीं है जिनकी वजह से जो है वो हमारी पॉपुलेशन को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, असल में पाकिस्तान से कंसर्न इसका प्रॉब्लम ये है कि हमारी ज़्यादातर आवाम जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है। ठीक है, अनएम्प्लॉय जो है वो इलिटरेसी होने की वजह से भी जो है वो अवाम इसका जो है वो जल्दी इसके जुमर में आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें अपने जो स्ट्रॉन्ग जो पैमरा जैसे रेगुलेटरी सोशल मीडिया रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, ठीक है, उनको स्ट्रॉन्ग करना होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है हमें अपनी एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी जो है वो एस्टेब्लिश करनी होगी जिसके तहत जो है हम जो है वो इंट्रा कंट्रीज एक्टिविटीज़ को उभारना होगा। ठीक है, ताकि जो है वो ऐसी फॉरेन पॉलिसी जिसके तहत जो है वो हम जो है वो इंटरनेशनली जो है वो आइसोलेशन का जो है वो शिकार ना हो। ठीक है, अपनी जो कंट्रीज़ की विल पावर है, ठीक है, उसके बाद जो मैन पावर है, ठीक है, उसको जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो पोर्ट्रे कर सकें। इसके बाद हमें जो है वो सोशल मीडिया लिटरेसी ये थे प्राइमरी के हमें प्राइमरी लेवल के ऊपर क्या करने की ज़रूरत है। यानी कि प्राइमरी सजेशन में आप देखेंगे हमें डीडीआर पहले डिटेक्ट करना होगा प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम अगर आप सबसे पहले इसको तशखीस नहीं करेंगे, डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, उसका मुआयना करता है। मुआयना करने के बाद उसको जानने की कोशिश करता है, फिर उसके ऊपर जो है वो मेडिसिन देता है। ठीक है, इसी तरह हमें डॉक्टर बनकर क्या करना होगा, पहले उसको तशखीस करनी होगी, उसको डिटेक्ट करना होगा। ठीक है, कि कहाँ किस एरिया में ये वॉर लॉन्च की जा रही है, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन ये बेटर करना होगा डॉक्टर की तरह। ठीक है, उस मर्ज का फिर उसको जो है वो गोली के तहत या जो है वो दवाई के तहत जो है उसको रिस्पॉन्ड करना होगा। और इस तरह हमें जो है वो सेकेंडरी में हमें जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी बॉडीज बनानी होंगी। जो है वो जिसमें पैमरा है, पैमरा को मजीद जो है वो अ, जो है वो इम्प्रूव करना होगा। फिर इस तरह स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी, ये तीन प्राइमरी, तीन आपके मैं सेकेंडरी से डिस्कस कर देता हूँ कि हमें सोशल मीडिया लिटरेसी के ऊपर वर्क करना होगा। ठीक है, हमें लोगों को बताना होगा कि कौन सी सोशल मीडिया को किस तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ तो सोशल मीडिया तो दूर की बात, इससे कंसर्निंग और बहुत से कॉन्सेप्ट हैं जिनके ऊपर जो है वो एजुकेशन का फुकदान है, उन्हें हम जो है वो एक जो है वो बहसीत सब्जेक्ट ही नहीं समझते। ठीक है, बहरहाल मैं नाम करूँ तो जो है वो प्रमोटिंग सोशल मीडिया लिटरेसी। ठीक है, हमें अपनी सोशल मीडिया लिटरेसी जो है वो को प्रमोट करना होगा ताकि हमारे आम आदमी को या आम कॉमन मैन को इस चीज़ का ना हो कि सोशल मीडिया को किस तरह यूज़ करते हैं, और जो हमें जो इंफॉर्मेशन जो है इसको किस तरह चेक करते हैं कि ये एक फेक इंफॉर्मेशन है या जो है ये एक जो है वो इसके अथेंटिक सोर्सेज भी हैं। ठीक है, यहाँ ये जो है बस जो है वो हमें बहकाने के लिए या हमें जो है प्रवोक करने के लिए ये चीज़ें दी जा रही हैं। तो मैं सिंपलेस्ट वर्ड में कहूँ तो हाइब्रिड वॉरफेयर या फिफ्थ जनरेशन वॉर पता क्या है, कि अफवाह। आप कहें जिस तरह वो मोहल्लों और गलियों में जो है वो कुछ औरतें होती हैं, वो इस तरह का माहौल क्रिएट करती हैं। ठीक है, कि पहले तो वहाँ चिंगारी लगाती हैं, चिंगारी लगाकर फिर जो है वो क्या करती हैं कि वो एक अफवाह क्रिएट करती हैं। ठीक है, उसके खिलाफ। ठीक है, तो फिर इससे क्या होता है वो बुरे असरात पड़ते हैं ना फिर। तो आप इससे अपने घर की मिसाल भी ले सकते हैं। मैं तो अक्सर स्टूडेंट्स को कहते हैं कि जब भी आप कोई भी टॉपिक डिस्कस करें तो उसको अपने घर से मिसाल लिया करें। इकोनॉमी है, पॉलिटिकल है, ठीक है, ये भी आप अपने घर से इसकी मिसाल ले सकते हैं कि यानी कि कोई जो आपका अपना फॉर एग्जांपल घर है, आपके घर में अगर कोई खतून आई, उसने पहले आपके घर में जो है वो इस तरह की चिंगारी लगाई कि आपके घर में जो है वो थोड़ा सा इंसर्जेंसी का माहौल क्रिएट हुआ। बाद में उसी इंसर्जेंसी यानी कि जो है वो लड़ाई के माहौल को उसने क्या किया, बाहर जाकर लोगों में बताना शुरू कर दिया कि देखें ये तो फलाने जो है वो लड़ते मरते फिर रहे हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी मोहल्ले में बदनामी होगी ना। ठीक है, लोग आपकी तरफ रिश्ता नहीं करेंगे। आपके और आपकी बहन बेटियां हैं या आपने शादी करनी, ना आपके के साथ कोई रिश्ता करेगा। ठीक है, ना आपके साथ कोई सोशल लेन देन कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के मामला, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेहतरीन था कि इसी से आगाज लेते हैं।
तो खैर स्ट्रेंथनिंग नेशनल यही है फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, यानी कि पहले हाइब्रिड वॉरफेयर के तहत इंसर्जेंसी क्रिएट कर दो, फिफ्थ जनरेशन के बाद प्रोपोगंडा चला दो। स्ट्रेंथनिंग नेशनल यूनिटी एंड रेजिलियंस, ठीक है। तो नेशनल डिसइंटीग्रेशन जो है ये आज पाकिस्तान जिस हाल में है, इसके सबसे बुनियादी वजह नेशनल डिसइंटीग्रेशन है। और नेशनल डिसइंटीग्रेशन मैं इसके ऊपर अलग से भी एक टॉपिक डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज, ताकि उन्हें पता हो कि जनाबे वाला पाकिस्तान ऐसा नहीं है, ठीक है, ये शरीफ है, तो ये टेररिस्ट नहीं है, ठीक है, ये जो है वो बड़े अच्छे हैं, वो मोहब्बत वाले लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप अपने इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसी से कंसर्निंग मैं आपको एक रिपोर्ट भी भेज दूंगा IPRI की, ठीक है, जिसमें वो अगर मैं सुन टूस की बात करूं, जिसमें द आर्ट ऑफ हिस्ट्री जिन्होंने बुक लिखी थी, ठीक है, तो द आर्ट ऑफ हिस्ट्री में वो बड़ी खूबसूरत जो है वो सुन टूस साहब बात करते हैं। वो कहते हैं जनाबे वाला, मैं आपके साथ वो लिख लेता हूँ आपको इधर, ताकि आपके वो भी आपको चीज़ जो है हेल्पफुल करे। तो सुनटूस असल में क्या, आज से 2500 साल पहले, ठीक है, ये एक चाइनीज स्ट्रेटजिस्ट थे, ठीक है, चाइनीज स्ट्रेटजिस्ट थे, वॉर स्ट्रेटजिस्ट थे, जिन्होंने एक बुक लिखी थी द आर्ट ऑफ वार, ठीक है। और अपनी बुक द आर्ट ऑफ वार में ये डिस्कस करते हैं सुनटूर साहब, ठीक है, कहते हैं द एक्मे ऑफ द स्किल इज नॉट टू डिफीट द एनिमी ऑन द बैटलफील्ड बट टू विन ए वॉर विदाउट फाइटिंग। कहते हैं बात तो असल ये है कि आप अपने दुश्मन को मैदानी जंग के अंदर ना हराएं। बहादुरी तो असल में वो कहते हैं ये है कि आप दुश्मन को अगर मैदान जंग में हरा कर कह रहे हैं कि हाँ, हमने दुश्मन को मैदान जंग के अंदर हरा दिया, तो ये कुछ बहादुरी नहीं, बल्कि आप जो है उसे जंग लड़ने के बैटल ग्राउंड में जाने के बगैर उसको हरा कर दिखाएं, तो असल में बहादुरी इस चीज का नाम है, ठीक है। यानी कि उन्होंने अब इसी कंसेप्ट से लिंक है आपका फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का। तो अगर डॉक्टर यास्मीन तोहर साहब जो हैं ये टर्की के, उन्होंने भी इससे कंसर्न एक स्टेटमेंट दी थी। उसने कहा कि आज की जो है वो दुनिया में उनकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ कि एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है। कहता है वॉर इज नाउ वेज्ड इन द माइंड्स ऑफ नॉट ओनली द अपोजिंग कमांडर्स बट आल्सो इन द माइंड्स ऑफ द नेशन। कि आज के दौर में जो जंग लड़ी जाती है वो ओपोजिंग कमांडर के दिमाग में ही नहीं, यानी कि उसको ही डिफीट नहीं किया जा रहा था, यानी उसके दिमाग के साथ नहीं खेला जा रहा था, बल्कि जो आपका ओपोजिंग नेशन होती है, ठीक है, उसके दिमाग के साथ जंग लड़ी जाती है, ठीक है। यानी कि वार्डन की फाइव रैंक थ्योरी आप देखिए जरा, पॉपुलेशन को हिट करें और लीडरशिप और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कर दें, ठीक है। इसी तरह संटोजा साहब भी कहते हैं कि द एक्मे ऑफ द स्किल इज नॉट टू डिफीट द एनिमी ऑन द बैटलफील्ड बट टू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग। कि जंग जनाब वही है, बहादुरी तो इस बात में है कि जनाब आप जंग भी जीतें और बगैर लड़े भी जीतें, ठीक है। अब वो कैसे होगा, वो हाइब्रिड वॉरफेयर के तहत होगा, ठीक है, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के तहत होगा, कि आप डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन के बजाय जो है बैकएंड के ऊपर बैठकर जो है वो जंग जो है वो लड़ रहे हैं और अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सभी डिस्कस जो है वो गेन कर रहे हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये टॉपिक हमारा एंड हुआ आज, ठीक है। मैंने जो लास्ट टाइम का टॉपिक था वो भी इसके अंदर मर्ज कर दिया, ठीक है। तो इसमें इसी से कंसर्निंग अगर आपकी इश्यूज या कोई भी मामला हों तो आप जो है वो फ्रीली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक से के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड।